हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्न हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं आपके आईसीएसई का क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7, जो कि है हाइड्रोजन। करेक्ट। तो इससे पहले हम लोग ने 6 चैप्टर्स कवर कर लिया आपके आईसीएसई क्लास 8 की। अब ये 7वां चैप्टर से हम लोग इस वीडियो में शुरुआत करेंगे। इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के सिलसिले को यहाँ से होगी हमारी शुरुआत। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। तो जैसे कि चैप्टर का नाम ही है हाइड्रोजन, तो हम लोग पढ़ेंगे सब कुछ हाइड्रोजन के बारे में। तो अब पूरे चैप्टर भर में हाइड्रोजन 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 ही चलता रहेगा। और हमें तो पता है भाई हाइड्रोजन क्या है। भाई नॉन मेटल है, सबसे पहली बात। ओके। और सबसे पहला एलिमेंट है। हम लोग ने पीरियोडिक टेबल को कभी ना कभी तो आप गो थ्रू किए होंगे, तो पता होगा कि पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला वाला एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन ही है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे इसके बारे में पढ़ने की। तो शुरुआत करेंगे, सबसे पहली चीज़ इसको बनाते कैसे हैं इसको पढ़ेंगे हम लोग। ओके। क्योंकि अब इसकी ज़रूरतें क्या है वगैरह वगैरह वो सब बाद में आएगा। सबसे शुरुआत में हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। तो इसको बनाने के कई सारे तरीके हैं। अब सबसे पहला तरीका जो हम लोग सीखने वाले वो है इलेक्ट्रोलाइसिस, पानी का। तो अब जो भी तरीके हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे, शुरुआत के सारे तरीके मैं आपको इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे कि सभी शुरुआत के तरीकों में हम लोग पानी से ही हाइड्रोजन को बनाएंगे। ओके। अब सबको पता है ना भाई, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट्स से हमारा पानी बना हुआ है। तो हम लोग अब जैसे पानी इन दो एलिमेंट से बना हुआ है, तो हम लोग पानी से ही हाइड्रोजन को बनाएंगे। अब कैसे? तो ये शब्द अब ने आपने सुना होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। अरे बाप रे सर, ये क्या होता है? सबसे पहले वही से शुरुआत करेंगे। ओके, उसी को समझेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस कुछ नहीं, सिंपली हम लोग कोई भी हमारे पास अगर कोई लिक्विड है, ओके, तो हम लोग उस लिक्विड से, अब वो लिक्विड क्या हो सकता है? वो लिक्विड एक तो हो सकता है हमारे किसी कंपाउंड का मोल्टन फॉर्म। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड ले लिया मैंने, उसको मेल्ट कर दिया, तो मेल्ट होने के बाद वो मोल्टन सोडियम क्लोराइड हो गया, तो वो एक लिक्विड हो गया। ऐसे और भी हमारा मोल्टन फॉर्म किसी कंपाउंड के अलावा भी हमारा लिक्विड हो सकता है किसी कंपाउंड का सॉल्यूशन। तो अगर मैं सोडियम क्लोराइड लूँ, उसी को पानी में डाल दूँ, तो हमारा सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये लिक्विड, ये दो चीज़ें हो सकती है। अब इस लिक्विड से हम लोग क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा रहे हैं। अब क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि हमें भाई केमिकल चेंज लाना है, बस इसीलिए। तो जब भी हम लोग किसी लिक्विड से, जो कि हो सकता है किसी कंपाउंड का मोल्टन फॉर्म है या फिर उसी कंपाउंड का सॉल्यूशन वाला फॉर्म है, ओके, उसमें से हम लोग जब इलेक्ट्रिक करंट पास करवा रहे हैं केमिकल चेंजेस लाने के लिए, तो समझ जाना हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस में कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें समझनी है। वो समझते समझते हम लोग पहुँचेंगे, हम लोग पानी से कैसे हाइड्रोजन बनाएंगे उसके ऊपर। तो सबसे पहली चीज़ क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस में जो हमें समझनी है, वो है इलेक्ट्रोलाइट। अब ये क्या है? सिंपल, ये जो मैंने लिक्विड बताया ना, जो कि है किसी कंपाउंड का मोल्टन फॉर्म, या फिर किसी कंपाउंड को हम लोग ने सॉल्यूशन में बदल दिया। ओके, किसी कंपाउंड को हम लोग ने जैसे कि सोडियम क्लोराइड को लिया, पानी में घुल दिया, तो वो सॉल्यूशन हो गया सोडियम क्लोराइड का। तो ऐसा ही लिक्विड जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है, ओके, उसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट। या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा लिक्विड, ओके, जो हो सकता है किसी कंपाउंड का मोल्टन फॉर्म या फिर किसी कंपाउंड का सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ओके, वो होता है इलेक्ट्रोलाइट। अब वो कंडक्ट क्यों करता है? क्योंकि उस लिक्विड के अंदर होते हैं ढेर सारे फ्री आयंस। ओके, तो याद रखना है कि ये जो लिक्विड है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कह रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके अंदर है ढेर सारे फ्री आयंस। अब ये जो फ्री आयंस है, ओके, इनका क्या लेना देना है सर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने में? ओके, तो समझते, देखो क्या है, अगर मैं कोई इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूँ तो उसमें फ्री आयंस अगर होंगे
तो चार्ज का माइग्रेशन होगा। ओके, अब इस चीज़ को थोड़ा और हम लोग डिटेल में समझेंगे जब हम लोग किसी इसके दूसरे वाले टर्म को समझेंगे जो कि है इलेक्ट्रोड। ओके, तो पहले तो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊँ तो चलो सोडियम क्लोराइड ही ले लेते हैं। ओके, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है। अब इलेक्ट्रोलाइट में भी दो प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। पहला तो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब वो स्ट्रॉन्ग है ऐसे समझ लो आप। तो अब इसको हम लोग को समझना कैसे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, सबसे पहले दो टाइप्स ये हैं। अब स्ट्रॉन्ग वाले जो इलेक्ट्रोलाइट्स है इनमें ऑलमोस्ट फ्री आयंस होते हैं, ठीक है। और जो वीक वाले इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, इनमें फ्री आयंस भी होते हैं और मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, तो अब ये आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में फिर क्यों ऑलमोस्ट फ्री आयंस ही होते हैं, या फिर क्यों ये ऑलमोस्ट फ्री आयंस से ही बना हुआ होता है, और ये इसमें क्यों भाई आयंस भी होते हैं मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ओके, तो सपोज अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सोडियम क्लोराइड का, तो सोडियम क्लोराइड है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको मेल्ट करूँ तो ये मोल्टन सोडियम क्लोराइड बनेगा, और जब ये मोल्टन फॉर्म में होगा तो क्या होता है, ये जो सोडियम आयंस है और क्लोरीन आयंस है ये एक दूसरे से मुक्ति पा लेते हैं, ऐसे समझ लो आप। तो फ्री आयंस होते हैं ये, मतलब फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ये मोल्टन फॉर्म में आता है सोडियम क्लोराइड तब, अब इसमें आप कहोगे सर ये तो इलेक्ट्रोलाइट भी करता है, फिर स्ट्रॉन्ग क्यों, क्योंकि ये जो सोडियम क्लोराइड है ये पूरा का पूरा टूट जाता है इनटू आयंस। तो हमें ऐसे सोडियम क्लोराइड एक दूसरे से चिपके हुए नहीं मिलेंगे उसके मोल्टन फॉर्म में, हमें मिलेंगे वो हमेशा अलग अलग सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस में। ओके, तो ये जो सोडियम क्लोराइड है मोल्टन वाला हमें पाया जाएगा, या फिर हमें जब ये हम लोग मोल्टन सोडियम क्लोराइड लेंगे तो इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ सोडियम आयंस और क्लोरीन आयंस मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सोडियम क्लोराइड जो है वो पूरा का पूरा टूट जाएगा। ओके, कंप्लीट हम लोग कहते हैं टूटना इसको। ओके, इनटू इट्स आयंस। अब अगर इसी को मैं अगर पानी में डाल दूं फिर भी वही कहानी होगी, ये सोडियम क्लोराइड पूरा का पूरा तरीके से टूट जाएगा इनटू इट्स आयंस। तो सोडियम क्लोराइड एज सच बचेगा नहीं यहाँ पर। ओके, ये टूटेगा इनटू इट्स आयंस, तो इसीलिए हमको ऑलमोस्ट आयंस ही आयंस मिलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसा लिक्विड है, ओके, किसी कंपाउंड का, फिर वो लिक्विड क्या हो सकता है, किसी कंपाउंड का मोल्टन फॉर्म हो सकता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड का ही मोल्टन फॉर्म, या फिर किसी देखो मोल्टन फॉर्म, या फिर किसी कंपाउंड का सॉल्यूशन वाला फॉर्म हो सकता है। ओके, जैसे कि सोडियम क्लोराइड का खुद का ही सॉल्यूशन वाला फॉर्म, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर मैं लूँ वो भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, तो इसमें भी अब देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में एक थोड़ी सी गड़बड़ होती है लोगों के दिमाग में, ये HCl ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बताने के लिए भी HCl ही लिखते हैं, और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बताने के लिए भी हम लोग HCl ही लिखते हैं। तो बात थोड़ी सी अलग है, सिंबलिक फॉर्म में हम लोग ओके उसका जब कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं तब HCl ही लिखते हैं, पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब मैं बात कर रहा हूँ या फिर आप कहीं पर भी सुनोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग ने पानी लिया है और उसमें हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को डिसॉल्व करवाया, बुड़ 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 बुड़। ओके, तो जब हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तब हमें मिलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो देखो मैं HCl लिख रहा हूँ, आगे लिक्विड लिख रहा हूँ, ये HCl लिखा मैंने, गैस लिखा, तो यह हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। तो इसका मतलब अब देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में भी क्या होता है, जब ये हम लोग HCl गैस को पानी में डुबो देते हैं एकदम, तो ये टूट जाता है इनटू इट्स आयंस, H+ आयंस और Cl- आयंस कंप्लीटली। ओके, तो हमें ऐसे HCl के मॉलिक्यूल्स नहीं मिलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, मिलेगा तो भाई हमें ऐसे H+ और Cl- आयंस मिलेंगे। ओके, खैर H+ भी नहीं होता, पर फिलहाल हम लोग को इतना डिटेल में जाना नहीं, ये टूटता है इनटू इट्स आयंस, इतना समझ लो आप, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। तो अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या कहानी होती है सर, वीक इलेक्ट्रोलाइट में बस ऐसे समझ लो कि जैसे यहाँ पर ये कंप्लीटली टूट रहे हैं इनटू इट्स आयंस, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये कंप्लीटली टूटेंगे नहीं इनटू इट्स आयंस। तो कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो
कंपाउंड होगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ एसिटिक एसिड, ओके, CH3COOH, ओके, तो कुछ होंगे ऐसे मॉलिक्यूल्स में और कुछ टूट जाएंगे इनटू इट्स आयंस। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि इनमें फ्री आयंस भी होते हैं और मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। बात समझ में आ गई? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ तो हम लोग ने समझ ली इलेक्ट्रोलाइसिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि हम इसी से तो इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रोड। इसके बिना भी हमारा काम नहीं होगा। पर इलेक्ट्रोड को समझने से पहले नॉन इलेक्ट्रोलाइट को देख लेते हैं, क्योंकि अब इलेक्ट्रोलाइट तो पढ़ लिया हम लोग ने, राइट। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? उल्टा, सर उल्टा ही होगा, करेक्ट। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसा लिक्विड जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देता उसके अंदर से। तो इसका मतलब इसके पास फ्री आयंस नहीं है। ओके, क्योंकि मैंने बताया था ना, फ्री आयंस की वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। अब थोड़ा सा ब्रेक लगा लो, बताऊंगा मैं क्यों फ्री आयंस और कैसे फ्री आयंस इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करते हैं। बस एक बार इलेक्ट्रोड होने दो। ओके, तो अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल्स में है हमारा वाटर। जो हमारा प्योर वाटर है वो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करवाता। तो आपके दिमाग में होगा फिर सर क्यों कहते हैं कि भाई पानी वाला हाथ मत लगाओ इलेक्ट्रिक स्विचेस को वगैरह वगैरह। ओके, तो वो प्योर वाटर नहीं है ना, राइट। हम लोग तक जो पहुंच रहा है पानी, उसमें कई मिनरल्स सॉल्ट्स डिजॉल्व होते हैं। तो अगर हम लोग किसी मिनरल सॉल्ट्स को डिजॉल्व करेंगे पानी के अंदर, फिर भाई साहब वो प्योर वाटर नहीं रहेगा और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगा, क्योंकि उसके अंदर अब हम लोग ने कुछ सॉल्ट्स डिजॉल्व कर दिए। जैसे कि अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले देखा था ना, सोडियम क्लोराइड तो सॉल्ट है। अब इसको हम लोग पानी के अंदर डुबो देंगे, घोल देंगे, तो जो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनेगा, ओके, वो तो प्योर वाटर है नहीं। तो ऐसे सोल्यूशन से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर फ्री आयंस है। तो इसीलिए हम लोग को कहा जाता है कि भाई पानी वाला हाथ स्विचेस को मत लगाया करो, नहीं तो फिर करंट हमारे अंदर आ जाएगा। पर प्योर वाटर अगर रहेगा तो वो करंट को पास नहीं होने देता। क्यों? कि बहुत 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 कम अमाउंट में फ्री आयंस होते हैं। ओके, तो आपके लिए ऐसे आप समझ लो कि होते ही नहीं है फ्री आयंस, ऑलमोस्ट होते ही नहीं है। तो अगर होंगे नहीं तो करंट पास नहीं होगा। तो ऐसे लिक्विड्स को हम लोग कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, सिंपल भाषा में। ओके, हम लोग यहाँ पर सिर्फ इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें ताकि हमें इलेक्ट्रोलाइसिस पानी का जो करना है उसको समझ में आए। और उससे हमारा मेन मोटिव क्या है? हमें हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है। तो इसीलिए जो ये इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड वाले टर्म्स है, इसको हमें बस समझना है, ओके, कि ये क्या होते हैं, ताकि हमें एक्चुअल में जब हम लोग वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे हाइड्रोजन बनाने के लिए, तब हमें चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अब इलेक्ट्रोड्स क्या है? अब जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तब ये इसमें इलेक्ट्रोड्स के मतलब इलेक्ट्रोड्स करंट हमारा जो है ना, वो इलेक्ट्रोलाइट तक पहुँचाने में मदद करता है। तो बाकी कुछ नहीं, इलेक्ट्रोड एक सिंपल सा कंडक्टिंग मटेरियल है। ओके, अब कंडक्टिंग मटेरियल बोले तो मतलब मेटल हो सकता है वो, करेक्ट, क्योंकि मेटल्स कंडक्ट कर सकते हैं। या फिर हमारे नॉन मेटल में ग्राफाइट भी हो सकता है, हम लोग ने पढ़ा भी है, करेक्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, कि ग्राफाइट तो भाई गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो हमेशा याद रखना है इलेक्ट्रोड मतलब कुछ भी नहीं, सिंपल सा एक सॉलिड कंडक्टिंग मटेरियल होगा, ओके, जो हमारा करंट पहुँचा रहा है इलेक्ट्रोलाइट तक, ठीक है। और ये हो सकता है, कंडक्टिंग मटेरियल कह रहा हूँ मैं इसीलिए, तो मेटल हो सकता है या फिर ग्राफाइट हो सकता है। तो दो एग्जांपल्स मैंने दे दिए इलेक्ट्रोड्स के। अब इलेक्ट्रोड्स हम लोग यूज़ करते हैं दो, ओके, या फिर दो अलग अलग टाइप्स के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। अब दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, ओके। तो ये जो एनोड है, अब थोड़ा बहुत पिक्चर क्लियर होना शुरू हो जाएगा, ओके। तो ये दो टाइप के इलेक्ट्रोड्स एक दूसरे से कैसे कैसे अलग हैं। ये हमारा इलेक्ट्रोड जो एनोड है, अब ए से देखो, ए से याद रखना है एडिशन, तो मतलब प्लस। तो हम लोग इस इलेक्ट्रोड को, ओके, या फिर इस मेटल के प्लेट को ऐसे कहो आप, कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। तो इसीलिए हमारा एनोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और कैथोड के केस में उल्टा है। अब एनोड पॉजिटिवली चार्ज तो कैथोड होगा नेगेटिवली चार्ज, और नेगेटिवली चार्ज मतलब वो नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया जाएगा। तो कैथोड क्या है भाई, ओके, ऐसा हमारा इलेक्ट्रोड या फिर मेटल की प्लेट या फिर ग्राफाइट का रॉड, ओके, एग्जाम्पल्स के तौर पे जो हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल किसके, बैटरी के, ओके, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को। तो इसीलिए ये होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। अब और एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो अब हम लोग ऐसे पिक्टोरियल फॉर्म में समझेंगे। तो अब ऑलमोस्ट हमें आइडिया लग चुका है कि इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या क्या
कौन से मतलब चीज़ें यूज़ होती हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होता है इलेक्ट्रोड्स। पर आप कहोगे सर यूज़ करते कैसे हैं, दिखाओ तो एक बार, मतलब समझ तो ले हम लोग कि होता कैसे है ये, दिखता कैसे है ये। ओके, तो जैसे मैंने एक ग्लास का सपोज बीकर भी ले लिया, तो इसमें मैंने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, जैसे कि सपोज सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। एकदम ईजी होता है, हमारे पास घर में सॉल्ट है, पानी में घोल दो, हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग मेटल की प्लेट्स ऐसे डुबो देंगे। ओके, अब ग्राफाइट तो कहाँ से खोज के लेके आए ना, तो सिंपली अगर कॉपर के प्लेट्स भी होंगे तो कॉपर के प्लेट्स डाल दो, मतलब मेटल के प्लेट्स डाल दिए हम लोग ने सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब होगा क्या, हम लोग क्या करेंगे, एक मेटल की प्लेट जो होगी ना, इसको हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के, मतलब कॉपर की ऐसी ज़रूरत नहीं, वो कॉपर छोड़ दो, मेटल की प्लेट्स लिए हम लोग ने यहाँ पर इंसर्ट कर दिए, या फिर ग्राफाइट के रॉड्स भी ले लिए और यहाँ पर हम लोग ने डुबो दिए है सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में, ठीक है। तो अब होगा क्या, हम लोग ना एक रॉड को, सपोज एक ग्राफाइट के रॉड को हम लोग ने कनेक्ट किया पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के, ओके, और दूसरे रॉड को कनेक्ट किया हम लोग ने नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया वो होगा एनोड, करेक्ट, ANODE, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो है कैथोड, CATHODE। अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्टेड, ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड हमारा, करेक्ट, ये नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है। अब जब यहाँ से करंट हम लोग पास करवाएंगे, ओके, बैटरी से हम लोग जब करंट पास करवाएंगे, तो ये करंट जो है हमारा सॉल्यूशन तक पहुंचाने वाला चीज़ कौन है, इलेक्ट्रोड्स, ओके। तो ये सॉल्यूशन कैसे कंडक्ट करवाता है अब करंट को, ये थोड़ी सी बात समझते हैं। तो मैंने क्या कहा, इसके लिए फ्री आयंस होना ज़रूरी है, ओके। और शुरुआत में मैंने एक बात बताई थी कि कैसे कंडक्ट करता है, इन फ्री आयंस की माइग्रेशन की वजह से। माइग्रेशन बोले तो मूवमेंट, सिंपल शब्दों में, तो ये फ्री आयंस के मूवमेंट की वजह से। पर आप कहोगे सर होती कैसी है ये मूवमेंट, ओके। तो देखो, जैसे कि मैंने अब सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया है, या फिर सोडियम क्लोराइड मैंने मेल्ट करके लिया है, ओके। तो सोडियम क्लोराइड अगर मैंने मेल्ट किया तो यहाँ पर सोडियम आयंस और क्लोरीन आयंस ही प्रेजेंट होंगे, क्योंकि हम लोग को पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो हम लोग जब उसके मोल्टन फॉर्म में उसको लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, ओके, तो वो पूरा का पूरा उसके आयंस में टूटा हुआ होगा। जैसे कि सोडियम क्लोराइड ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसके मोल्टन फॉर्म में हम लोग ने समझा कि वो पूरा का पूरा उसके आयंस में टूटा हुआ होता है। तो ये ऐसे सोडियम आयंस, क्लोरीन आयंस, सोडियम आयंस, क्लोरीन आयंस बहुत सारे होते हैं हमारे इस मोल्टन सोडियम क्लोराइड में। अब यहाँ पर होगा क्या, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड क्लोराइड आयंस जाएगा एनोड के पास, ओके। तो याद रखना, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस को हम लोग अनायंस कहते हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग क्लास 7th में। तो ये जो अनायंस है जा किसके पास रहे, एनोड के पास, हमेशा याद रखना। देखो अनायंस जाते हैं एनोड के पास, तो A to A ऐसे याद रखना, A to A, ठीक है। अब ये जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस है यहाँ पर हमारे सॉल्यूशन में, ये किसके पास जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास, ओके, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के साथ इसका लगा होगा। तो देखो ये तो पॉजिटिवली चार्ज हमारे आयंस को हम लोग कहते हैं कट आयंस, ओके, करेक्ट। हाँ, ये आयंस वाली चीज़ें तो हम लोग ने पढ़ ली है क्लास 7th में, राइट, आपको ये बेसिक सी चीज़ पता है। तो आयंस बोले तो रेडिकल्स, करेक्ट। तो यहाँ पर ये जो कटायंस है हमारे, ओके, ये जाएंगे नेगेटिवली चार्ज कैथोड के पास। तो कटायंस जा रहे हैं कैथोड के पास, करेक्ट। पॉजिटिवली चार्ज आयन जा रहा है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा ही पक्का। और फिर कटायंस जो है, तो इन्हीं को कटायंस कहते हैं, तो इसका मतलब कटायंस जा रहे हैं कैथोड के पास, तो C to C, सिंपल सी चीज़ है, कटायंस जा रहे हैं कैथोड के पास। अब यहाँ पर ये जो कहानी है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड आयन जो है हमारा इधर जा रहा है, ओके, माइग्रेट हो रहा है एनोड के पास। पॉजिटिवली चार्ज आयन माइग्रेट हो रहा है कैथोड के पास। अब यहाँ पर ये जब माइग्रेट होता है, ओके, तब ये डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज मतलब ये अपना चार्ज छोड़ देता है। तो ये जो क्लोराइड आयंस है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये छोड़ देगा अपना नेगेटिव चार्ज। ये सोडियम आयन से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका पॉजिटिव चार्ज निकल जाएगा, ओके। तो अब ये छोड़ना, नेगेटिव चार्ज को छोड़ना, पॉजिटिव चार्ज को छोड़ना, ये होता है इलेक्ट्रॉन्स के वजह से, ओके। तो यहाँ पर सोडियम आयंस जो है ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे कैथोड से, तो
यहाँ पर ये सोडियम आयंस का चार्ज चला जाएगा। ओके, एक इलेक्ट्रॉन लेगा सोडियम आयन, ओके Na+ जो है हमारा एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो चार्ज क्या हो जाएगा, चला जाएगा इसका, तो ये Na बन जाएगा। ओके, क्योंकि देखो इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ओके एक्स्ट्रा, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये Na+ हम लोग लिखते हैं। जब भी हम लोग कोई भी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा रहे हैं या फिर नेगेटिव चार्ज लगा रहे हैं, इसका मतलब उसके पास उतने पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है। और हमको तो पता है भाई एटम एज अ होल क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो अगर हमें इस रेडिकल को या फिर इस आयन को एटम में बदलना है, तो जितना भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज उसके पास एक्स्ट्रा है उसको वो खोना पड़ेगा। तो यहाँ पर सोडियम के पास एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, तो वो क्या कर रहा है, उसको खोना है, मतलब वो उसको निकालना है। तो एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है तो उसको एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा हमारा सोडियम, क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, करेक्ट। तो एक नेगेटिव चार्ज लेने पर पॉजिटिव को नेगेटिव मिल गया, न्यूट्रल हो गए। ओके, बाकी के सारे तो बैलेंस्ड है, ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को लेके न्यूट्रल हो जाएगा, तो यहाँ पर सोडियम आयन बन गया। तो इस तरह से कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है वगैरह वगैरह। ओके, तो फिलहाल अगर आपको ये चीज़ इतनी भी समझ में नहीं आई होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें ये समझनी ही नहीं है इतनी ज़्यादा डिटेल में। ओके, बस मैंने एक ग्लिम्स बताने के लिए कि भाई डिस्चार्ज कैसे होता है। ओके, तो इस तरह से कुछ डिस्चार्ज हो जाता है आयंस का, मतलब आयंस अपना चार्ज छोड़ देते हैं। और जब ये सब प्रक्रिया होती है, माइग्रेशन, आयंस का होना, उनका डिस्चार्ज होना, ओके, तो अब एक बेसिक सी चीज़ याद करो, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, सिंपल सी चीज़ है ना, मतलब करंट होता क्या है, मूवमेंट ऑफ चार्ज, करेक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो हम लोग कहते हैं कि भाई करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन्स देखो, चार्ज पार्टिकल्स ही है, करेक्ट, मतलब चार्ज है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, तो हम लोग कहते हैं करंट पास हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पर भी चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, तो नेगेटिवली चार्ज जा रहा है पॉजिटिवली चार्ज के पास, इलेक्ट्रोड के पास। ओके, नेगेटिवली चार्ज आयन पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास जा रहा है, पॉजिटिवली चार्ज आयन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास जा रहा है। तो चार्ज का क्या हो रहा है, यहाँ पर भी मूवमेंट ही तो हो रहा है। ओके, तो करंट तो सिंपली होता है भाई मूवमेंट ऑफ चार्ज, और यहाँ पर भी चार्ज का मूवमेंट दिख रहा है हमें, तो यहाँ पर इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर भी करंट फ्लो हो रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो हम लोग कहते हैं करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर ओके, तो इलेक्ट्रॉन मतलब हमारा चार्ज फ्लो हो रहा है, ओके, नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, करेक्ट। तो मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज मतलब करंट होता है, तो यहाँ पर मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, ये भी तो करंट ही हो गया, करेक्ट। तो सिंपल भाषा में हमको पता है कि भाई करंट होता है मूवमेंट ऑफ चार्ज, यहाँ पर चार्जेस मूव हो रहे तो हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। अब देखो, चार्जेस मूव कब होंगे, जब वो फ्री होंगे। चार्ज मतलब ये आयंस मूव कब होंगे, जब वो फ्री होंगे। ओके, चार्ज मतलब मैं आयंस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इन आयंस के ऊपर चार्ज है ना, इसीलिए। तो वो कब मूव करेंगे, जब वो फ्री होंगे। तो इसीलिए जिन लिक्विड्स के पास फ्री आयंस है वो ही अपने आयंस को मूव करवा सकते, मतलब जिन लिक्विड के पास फ्री आयंस है वहीं पर मूवमेंट होगा आयंस का, तो वहीं पर मूवमेंट होगा चार्ज का, तो वहीं पर करंट फ्लो होगा। अब बात समझ में आ गई, क्यों भाई इलेक्ट्रोलाइट्स ही इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास करवा देते, क्योंकि उनके पास होते हैं फ्री आयंस। ठीक है, बस तो इतनी चीज़ हमें समझनी थी। ये बेसिक सी चीज़ समझ के अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं और वाटर का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करके कैसे हाइड्रोजन बनाते हैं उसको देख सकते हैं। ओके, अब देखो, शुरुआत करते हैं हमारे पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस को। तो सेटअप कैसे करना है, मतलब क्या क्या चीज़ें हम लोग लेते हैं, इन शॉर्ट एकदम बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, इतना ज़्यादा डेप्थ में हमें इसमें भी जाना नहीं है, पर फिर भी आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये डायग्राम तो है हमारे पास। ओके, और ये समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, तब जाके आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि भाई कहाँ से और कैसे हमारा हाइड्रोजन बन रहा है। तो ऐसे मैंने एक सपोज ग्लास का अपैरेटस लिया है, जिसमें ये ऊपर ऐसे फ्लास्क है जुड़ा हुआ है, वही फ्लास्क नीचे दो अलग अलग ट्यूब से। ओके, अब दो अलग अलग ट्यूब में मैंने ऊपर क्या लिखा है, स्टॉप कॉक, मतलब ऐसे स्टॉपर्ड कॉक लगा के रखा है यहाँ पर। ओके, बस नल जैसे कहो आप। ओके, सिंपल, जो मैंने बंद करके रखा है फिलहाल तो। ओके, अब यहाँ पर नीचे से ओके रबर कॉर्क लगाया होगा या फिर किसी मटेरियल का कॉर्क लगाया है हम लोग ने। ओके, इस तरह से कि उसमें एक होल है, तो ये हम लोग ने एक प्लग लगाया हुआ है जिसमें एक होल है। अब यहाँ पर भी एक प्लग लगाया हुआ है, इसमें भी एक होल है। ठीक है, दिख रहा है आपको। और ये जो होल है ना, इसमें हम लोग कॉपर वायर अंदर डाल दिए हैं, और ऊपर यहाँ पर ये जो प्लैटिनम की फॉइल है उसको ऐसे
चिपका दिया है हम लोग ने कॉपर वायर को। यहाँ पर भी वैसे ही प्लैटिनम के फॉइल को हम लोग ने चिपका दिया है। अब ये जो कॉपर वायर है दोनों तरफ से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कॉपर वायर एक तरफ से जो आ रही है उसको पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग कनेक्ट करवा रहे बैटरी के, दूसरे तरफ से जो कॉपर वायर आ रही है हम लोग उसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करवा रहे, ओ सॉरी नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करवा रहे, छोटा होता है नेगेटिव टर्मिनल ऐसे सिंबॉलिकली, ठीक है। बस अब यहाँ पर ये सब करने से पहले, मतलब कनेक्शन करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन टर्मिनल्स को कनेक्शन करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें पानी भर देंगे। दिख रहा है आपको? ओके, तो ये सब सेटअप रेडी किया हम लोग ने अंदर प्लैटिनम फॉइल वगैरह लगा के। अब यहाँ पर हम लोग कनेक्ट करने से पहले पानी डाल देंगे इसमें पूरा का पूरा, क्योंकि पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है ना। पर हम लोग ने तो समझ लिया था थोड़ी देर पहले कि पानी तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, पानी से तो करंट जाता नहीं है, और अगर पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है तो कैसे भी करके उससे करंट पास करवाना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब होता क्या है भाई, लिक्विड से करंट पास करवाना ताकि उसमें हम लोग केमिकल चेंजेस लेके आ सके। अब यहाँ पर हम लोग पानी से करंट क्यों पास करवा रहे हैं, क्योंकि हम लोग पानी में कुछ केमिकल चेंज लाना चाहते हैं जिसके वजह से पानी हमें देगा हाइड्रोजन। बात समझ में आ गई? अब पानी में से अगर करंट पास करवाना है तो किसी भी तरह से कुछ तो करना होगा जिसके वजह से यहाँ पर पानी के अंदर से करंट जाएगा। तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर एसिड डालेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एकदम थोड़े मात्रा में, एकदम ट्रेस अमाउंट में, ओके, पानी के अंदर। अब ये क्या करेगा, एसिड जो है हमारे पानी को अच्छा कंडक्टर बनाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पर एसिडिफाइड वाटर इसलिए हम लोग कहते हैं, हम लोग ने लिया है, और एसिडिफाइड वाटर को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि अब ये एसिड डाला हुआ पानी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकता है, कंडक्ट करवा सकता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो लिक्विड हमारा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है वही इलेक्ट्रोलाइट होता है, सिंपल से शब्दों में, करेक्ट, क्योंकि उसमें फ्री आयंस होते हैं, फ्री और फ्री और फ्री आयंस होते हैं। वैसे ही इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई हमारा वाटर जो है एसिडिफाइड, मतलब एसिडिफाई करने के बाद अब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकता है, इसीलिए हमारा एसिडिफाइड वाटर है हमारा इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब ये तो मैंने बता दिया कि क्यों करते हैं हम लोग, एसिड क्यों डालते हैं, अच्छा कंडक्टर बनाने के लिए पानी को, क्योंकि प्योर वाटर तो हमारा अच्छा कंडक्टर नहीं है। दूसरी चीज़ है इलेक्ट्रोड, हम लोग ने कौन सा यूज़ किया था, देखो यहाँ पर प्लैटिनम फॉइल्स यूज़ किया हम लोग ने, जो कि हम लोग कॉपर वायर से कनेक्ट करवा रहे हैं टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। अब ये पानी और एसिड डालने के बाद हम लोग करेंगे इन कॉपर वायर्स को कनेक्ट, जो कि कनेक्टेड है प्लैटिनम फॉइल को। और कहाँ पर कनेक्ट करेंगे कॉपर वायर्स को, एक को करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से, दूसरे को करेंगे नेगेटिव टर्मिनल से, और होगा शुरुआत करंट पास होने का हमारे इलेक्ट्रोलाइट से। अब इसमें ज़्यादा डिटेल में हमें समझना नहीं है यहाँ पर आप क्लास 10th में ज़रूर समझोगे अच्छे से, डिटेल में हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर ही है इलेक्ट्रोलाइसिस, ओके, तो उसमें अच्छे से समझेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट मतलब पास होता है वगैरह वगैरह, और कौन से आयंस पास करवाते हैं। फिलहाल तो हमें यहाँ पर नहीं समझना है वो चीज़, ओके। तो ऐसे समझ लो आप कि इलेक्ट्रिक करंट पास होता है हमारे एसिडिफाइड वाटर से, और चमत्कार हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाता है, ओके। कहाँ पर मिल रहा है हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, देखो ये जो पॉजिटिवली चार्ज हमारा टर्मिनल है जिससे हमारा ये इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है, ये तो हमारा हो गया पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, जो कि होता है एनोड, ठीक है। अब इस एनोड पर हमें मिलेगा, एनोड की यहाँ पर जो सिलेंडर है ना, ऐसे हम लोग का सिलेंड्रिकल ट्यूब, यहाँ पर हमें मिलेगा ऑक्सीजन गैस, ओके। और जो यहाँ पर हमारा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, ओके, तो इसके वजह से हमारा इलेक्ट्रोड मतलब नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल को जो हमारा कॉपर वायर कनेक्टेड है, ओके, वही कॉपर वायर जो इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है, इसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रोड बन गया नेगेटिवली चार्ज। तो इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को तो हम लोग कहते हैं कैथोड, थोड़ी देर पहले हम लोग ने पढ़ा। और इस कैथोड पर, ओके, मतलब जहाँ पर कैथोड है उस ग्लास वाले सिलेंडर में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनना शुरू हो जाएगा, ओके, या फिर कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको ना थोड़ा रिएक्शन के टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं, तो बाकी कुछ नहीं, बस जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वही रिएक्शन में लिखते हैं हम लोग। रिएक्टेंट का प्रोडक्ट्स में बदलना, हमारा रिएक्टेंट क्या था भाई, एसिडिफाइड वाटर था, करेक्ट, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एसिडिफाइड वाटर। अब ये जो पानी है, ओके, अब भले एसिडिफाइड है पर मैं यहाँ पर H2O ही लिखूंगा क्योंकि ट्रेस अमाउंट में एसिड्स है। तो इसमें से मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा दिया, ठीक है भाई साहब। तो क्या हुआ, अब हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनना शुरू हो गई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनना शुरू हो गई। अब इसको अगर बैलेंस करें हम लोग अच्छे से, तो देखो 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन, ठीक है,
अब हाइड्रोजन तो 4 हो गए, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन। ओके, तो देखो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। तो ये मैंने जानबूझ के बैलेंस करवाया। ऐसे तो अक्सर हम लोग रिएक्शन को मैं बैलेंस करवाता नहीं हूँ, क्योंकि वो आपके लिए छोड़ देता हूँ, पर यहाँ पर जानबूझ के क्यों करवाया थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा आपको। ओके, तो ये जो रिएक्शन है हमको मिला हमारा हाइड्रोजन, मिला कहाँ पर? ओके, मतलब ये कैथोड पर बना है, करेक्ट, देखो। ओके, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बना है एनोड के यहाँ पर, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन गैस मिला हमें कैथोड के यहाँ पर, ऑक्सीजन गैस मिला हमें एनोड के यहाँ पर। बात समझ में आ गई? सिंपल सी थी। पर जो हम लोग ने रिएक्शन बैलेंस किया ना, और यहाँ पर जो हमें दिख रहा है डायग्राम में भी, जहाँ पर देखो इमेज में दिख रहा है आपको, तो ये यहाँ पर बना है ऑक्सीजन गैस, यहाँ पर बना है हाइड्रोजन गैस, दिख रहा है। यहाँ पर इतना ऑक्सीजन गैस बना है, यहाँ पर बना है इतना हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट इसका डबल नहीं दिख रहा है आपको? इसका डबल तो है, करेक्ट। तो जितना ऑक्सीजन गैस बना है ना, उसका डबल अमाउंट में हाइड्रोजन गैस हमें मिला है पानी से। अब कैसे? क्योंकि देखो रिएक्शन में हम लोग ने क्या लिखा था? ओके, वाटर हमें 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स दे रहा है और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दे रहा है। तो जो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बन रहे हैं, वो बन रहे हैं इन द वॉल्यूम, उसका रेशो कितना है? 2:1 में, ठीक है। हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन है 2:1, ठीक है, इस रेशो में। इसीलिए मैंने रिएक्शन को बैलेंस करवाना मतलब करवा दिया आपको समझने के लिए। और देखो यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर दिख भी रहा है हमारे इमेज में भी, तो जहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। ये ही जो मेथड है हम लोग लार्ज स्केल में हाइड्रोजन बनाने को यूज़ करते हैं। कौन सा वाला? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर वाला मेथड, बस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा मेथड देखते हैं हाइड्रोजन बनाने का हमारे पानी से। तो ये तो भाई हम लोग सिंपल तरीके से बनाएंगे, पहले वाले जैसे नहीं, जो कि यहाँ पर हम लोग ने पूरा का पूरा थोड़ा प्रोसेस समझ लिया इलेक्ट्रोलाइसिस जैसा। यहाँ पर हम लोग ये जो चीज़ें जो है हम लोग लैब में भी कर सकते हैं ऑलमोस्ट, या फिर ऐसे एकदम बेसिक से सिंपल से रिएक्शंस होंगे, जहाँ पर हम लोग पानी के साथ उन चीज़ों को रिएक्ट करवा के, ओके, अब कौन सी होंगी वो चीज़ें वो देखेंगे हम लोग, उनको रिएक्ट करवा के हम लोग हाइड्रोजन बना सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम लोग मेटल से, ठीक है। तो हम लोग मेटल्स को रिएक्ट करवाएंगे पानी के साथ। अब कौन से मेटल्स को? चलो, सोडियम, जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओके, इन मेटल से शुरुआत करेंगे। तो ये जो मेटल्स है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये हमारे पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस हमें दे देते हैं। पर बाजू में साइड में ही हमें गिफ्ट भी दे देते हैं एक प्रोडक्ट, जैसे कि उन मेटल्स का हाइड्रोक्साइड। ओके, सिंपल सी चीज़ है। तो ये जो मेटल्स है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पानी के साथ रिएक्ट करके, ओके, हमें देते हैं हाइड्रोजन गैस और मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स। जैसे कि अब रिएक्शन अगर मैं लिख के दिखाऊँ हर एक का, तो कुछ ऐसा होगा, पोटेशियम पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, हाइड्रोजन गैस दे रहा है। इसी तरह से सोडियम पानी के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस देगा। ओके, तो जो चीज़ें सेम है मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, ओके। वैसे ही हमारा कैल्शियम पानी के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा। अब देखो जो चीज़ें अलग बनेगी थोड़ी बहुत वो मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको प्रोडक्ट्स का अंदाज़ा लगे कि हाइड्रोक्साइड्स अलग अलग मेटल्स के अलग अलग हाइड्रोक्साइड्स बन सकते हैं। थोड़ा फॉर्मूला ऊपर नीचे हो सकता है, ओके। जैसे कि पोटेशियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला तो ऑलमोस्ट एक जैसा ही, KOH NaOH, पर कैल्शियम का तो CaOH ट्वाइस होगा, ओके। और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, ओके, सिंपली। और मैग्नीशियम के केस में भी ऐसे ही कुछ पानी के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देगा वो, और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो इन सारे रिएक्शंस में अब हमें पढ़ने हैं कुछ खास चीज़ें। हर एक मतलब ऑलमोस्ट इन 4 रिएक्शंस देखे हम लोग ने, तो हो क्या रहा है देखो, पोटेशियम और सोडियम जो है ये एकदम भयानक रूप से पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, ओके। तो इनका रिएक्शन वायलेंट भी है। पर इंटरेस्टिंग सी चीज़ ये है कि ये जो पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम है, ये ठंडे ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, ओके। तो हम लोग ने नॉर्मल पानी लिया, ठंडा पानी भी लिया, तो भी हमारे पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम मस्त रिएक्ट करेंगे। अब इनमें पोटेशियम और सोडियम जो है भाई साहब बहुत वायलेंटली रिएक्ट करेंगे। कैल्शियम जो है वो इनके कंपैरिजन में, पोटेशियम और सोडियम के कंपैरिजन में थोड़ा लेस वायलेंटली या फिर थोड़ा स्लोली रिएक्ट करेगा, ओके।
इतना ज़्यादा उतावला नहीं है वो पानी के साथ रिएक्ट करने के लिए जितना ज़्यादा पोटेशियम और सोडियम भाई साहब है। ओके, आगे बढ़ेंगे तो ये मैग्नीशियम की क्या कहानी है आप कहोगे सर? मैग्नीशियम भाई ठंडे ठंडे पानी के साथ रिएक्शन जो दिखाता है काफ़ी स्लो होती है, एकदम कछुए के जैसे स्पीड में। तो हमें तो भाई इतने स्लो रिएक्शन में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमें चाहिए हमारा प्रोडक्ट हाइड्रोजन। तो हम लोग को भाई इंसानों को सब्र नहीं है। मतलब देखो, कुछ चीज़ों के लिए नहीं भी होना चाहिए, जो चीज़ें हम लोग करके देख सकते हैं, मतलब जल्दी कर सकते हैं, उन चीज़ों के लिए क्यों ही सब्र करते रहना है कि भाई हम लोग वेट करते रहे मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन दे दे हमें, क्यों ऐसा? हम लोग अगर पानी को गर्म करें, ओके, तो यहाँ पर हमारा मैग्नीशियम मस्त रिएक्ट करता है हमारे गर्म पानी के साथ और हमें फटाफट हाइड्रोजन देना शुरू कर देता है। ओके, तो इसीलिए चीज़ों को हम लोग जब ऑब्जर्व करते हैं तो जो कुछ भी हमें ऑब्जर्वेशन समझ में आती है कि भाई कौन सा मेटल, कौन सा कंपाउंड किस दूसरे कंपाउंड के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग इन रिएक्शंस को ऐसे जॉट डाउन करके रखते हैं, लिख के रखते हैं, ताकि हमें इनको यूज़ करके जो हमें बनाना है, जैसे कि हाइड्रोजन बनाना है, वो हम लोग बना सकते हैं। ओके, पर ये जो रिएक्शन है मैग्नीशियम की हॉट वाटर के साथ, भले हमें हाइड्रोजन दे रहा है पर फिर भी ये स्लो ही है। मतलब मैग्नीशियम भी है, उसको भी दिलचस्पी है पानी के साथ रिएक्ट करने में, पर भले अब उसको दिलचस्पी है तो ठंडे पानी के साथ तो वो बहुत स्लो कर रहा है। अब पानी गर्म कर दिया तो भी कुछ इतना ज़्यादा फास्ट रिएक्शन नहीं है, तो भी ठीक ठाक स्लो ही है। ओके, तो ये थी कहानी हमारे मेटल्स की रिएक्शन, ओके, विद द वाटर। अब कौन से मतलब कैसे देखा हम लोगों ने? ठंडे पानी के साथ वाला देखा, गर्म पानी के साथ वाला देखा। अब कुछ ऐसे भी हमारे मेटल्स है जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। अब देखो, मैग्नीशियम तो गर्म पानी के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, पर अगर हम लोग आगे और थोड़ा सा कंडीशंस को इंटेंस करें, ओके, तब जाके हमारा एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन ये रिएक्ट करते हैं। अब कंडीशंस को और इंटेंस करना मतलब क्या, और हार्श करना मतलब क्या, या फिर और नेक्स्ट लेवल पर जाना मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर हम लोग अब मेटल को भी हॉट करके रख रहे, गर्म करके रख रहे। ओके, तो एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन को हम लोग ऐसे हॉट एल्यूमिनियम, जिंक या फिर आयरन ले रहे, और इसके ऊपर से अब हम लोग, अब इसको पानी से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अब इसको हम लोग, इसके ऊपर से हम लोग स्टीम पास करवाएंगे। ओके, तो हम लोग ने पानी को वेपराइज करवा दिया, ओके, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट कर दिया भाई, अब स्टीम ही स्टीम है सब जगह पे। अब हम लोग स्टीम पास करवा रहे हैं, ओके, हाँ, किन के ऊपर से? एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, गरम गरम एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन के ऊपर से। और उसके बाद ये रिएक्ट करेंगे हमारे पानी के साथ और देंगे अब हाइड्रोजन। पर अब यहाँ पर जो गिफ्ट वाला प्रोडक्ट था ना, साइड गिफ्ट वाला प्रोडक्ट, वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि साइड डिश होती है ना खाने में, वैसे वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी। मेन डिश तो वही है भाई। ओके, हम लोग अगर वेज खा रहे हैं तो वेज ही खाना खाएंगे, पर साइड डिश चेंज होगी, कभी स्वीट डिश होगी, कभी कौन सी दूसरी स्वीट डिश हो सकती है। तो यहाँ पर भी हमारा खाना तो मेन वही है, बेसिक प्रोडक्ट तो हमारा हाइड्रोजन ही आ रहा है। साइड डिश बस चेंज क्या हो गई, अब मेटालिक हाइड्रोक्साइड दे रहा था हमें पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद मेटल्स, अब स्टीम के साथ रिएक्शन करने के बाद हमारे ये जो गरम गरम मेटल्स हैं ये भी दे रहे हैं मेटालिक ऑक्साइड, सिर्फ ऑक्साइड। ओके, अब मैं इसको ना ऐसे सिंपल फॉर्म में लिखता हूँ, MO करके, मेटालिक ऑक्साइड। तो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो क्या हो रहा है देखो, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन एकदम गरम गरम, मैग्नीशियम भी इनके साथ, अगर इसको भी हम लोग एकदम गरम गरम करके रखेंगे तो ये भी स्टीम के साथ रिएक्ट करके हमें हाइड्रोजन गैस देता है। बस साइड प्रोडक्ट, थोड़ा बाय प्रोडक्ट इसको हम लोग बोलते हैं, वो चेंज होगा, मेटालिक ऑक्साइड बनेगा। तो अगर मैं इन रिएक्शंस को लिखूँ तो कैसे होगा कुछ देखो, अब मैं थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ। ओके, तो मैं बस यहाँ पर मैग्नीशियम पकड़ लो आप, तो वो स्टीम के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है और हाइड्रोजन गैस दे रहा है। ओके, वैसे ही अगर एल्यूमिनियम की बात करें हम लोग रिएक्शन की, तो एल्यूमिनियम स्टीम के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड दे रहा है, देखो ये Al2O3 होता है और हाइड्रोजन गैस दे रहा है, ठीक है। तो देखो रिएक्शंस बन रही है हमारी। वैसे ही जिंक स्टीम के साथ रिएक्ट करके, ओके, जिंक ऑक्साइड दे रहा है और हाइड्रोजन गैस। अब जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला ZnO है। तो बस ये फॉर्मूलाज आपको थोड़े बहुत समझने, मतलब याद रहे, इसीलिए ये चीज़ें हमको थोड़ी रिएक्शंस एक बार देखनी है। नहीं तो एक बार हम लोग ने जनरल रिएक्शन दिमाग में चिपका ली तो बस हम लिख सकते हैं नॉर्मल हमारे उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस को
जैसे कि अब यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ स्टीम का रिएक्शन, एल्यूमिनियम के साथ स्टीम का रिएक्शन, जिंक के साथ स्टीम का रिएक्शन, बस उनके जो अब यहाँ पर बाय प्रोडक्ट्स है वो बदल रहे हैं ना, तो वो बस आपको याद रखने पड़ेंगे, बस बाकी कुछ नहीं। ओके, और लास्ट में हम लोग आएंगे आयरन के पास। तो जब आयरन रिएक्ट करता है भाई साहब, तो ये रिएक्शन देने के बाद Fe3O4 नाम का ऑक्साइड देता है। ये थोड़ा अलग ऑक्साइड है। ओके, ना Fe2O3 देगा ना FeO देगा। ओके, ये जो दो कॉमन ऑक्साइड है आयरन के वो नहीं देगा, ये कुछ अलग दे रहा है Fe3O4। ओके, इसको देने के बाद हाइड्रोजन गैस भी तो ये दे ही रहा है, पर दिक्कत यहाँ पर ये नहीं है। दिक्कत ये है कि ये जब रिएक्ट कर रहा है स्टीम के साथ, तब ये जो प्रोडक्ट्स दे रहा है, ये प्रोडक्ट्स फिर से कंबाइन होकर हमारे आयरन और स्टीम में बदल सकते हैं। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। हमारे रिएक्टेंट्स बन सकते हैं प्रोडक्ट्स में, और प्रोडक्ट्स फिर से बन सकते हैं इनटू रिएक्टेंट्स में, कंबाइन होकर बन सकते हैं इनटू रिएक्टेंट्स में। तो बस ये याद रखना है हमें, आयरन के साथ का स्टीम का रिएक्शन थोड़ा रिवर्सिबल है, थोड़ा हटके है। ओके, थोड़ा हटके कैसा है, रिवर्सिबल है। ओके, बाकी तो चीज़ें ऑलमोस्ट वैसी की वैसी, सेम टू सेम। ठीक है, अब पानी के साथ मेटल्स का रिएक्शन देखने के बाद हमें थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आने लग गई होंगी। देखो, सबसे पहले हम लोग ने देखा सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम का रिएक्शन पानी के साथ। तो ये जो तीन हमारे मस्त बंदे हैं, ओके, ये तो भाई ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट करने के लिए तैयार है, और इनको कोई हीट बीट करने की ज़रूरत नहीं। ये तो इतना ज़्यादा उतावले है पानी के साथ रिएक्ट करने में कि यही जो रिएक्शन करेंगे पानी के साथ, इसके बाद तो भाई धूम, ओके, एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है इनका, बहुत वायलेंट रिएक्शन होता है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कोल्ड वाटर के साथ भी है, तैयार है। ऐसे समझ लो हम लोग समराइज ही कर रहे हैं। फिर आता है हमारा मैग्नीशियम। अब इस मैग्नीशियम भैया को थोड़ा ठंडे पानी के साथ भी इसका रिएक्शन होता है, पर बहुत स्लो होता है। तो हम लोग उसको क्या करते बोलते भाई तू गर्म पानी के साथ रिएक्शन कर ले। तो चलो, ये मैग्नीशियम तो गर्म पानी के साथ रिएक्शन करने के लिए भी तैयार हो गया। अब मैग्नीशियम, ओके, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हॉट वाटर, ठीक है, सिंपल। और ये तो स्टीम के साथ भी रिएक्ट करता है, हम लोगों ने देखा था मैग्नीशियम तो भाई स्टीम के साथ भी रिएक्ट करता है। चलो, अब इसके बाद वाले जो है, जैसे कि हमारे जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन, ठीक है, ये जो है इनको तो हमें खुद ही इन मेटल्स को गर्म करना पड़ता है, ऊपर से इनको हमें स्टीम के साथ रिएक्ट करवाना पड़ता है। ओके, तो देखो, ये जो है पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ, गर्म पानी के साथ इतना अच्छा खासा रिएक्शन नहीं दे रहे, इसीलिए हमको इतने सारी कंडीशंस करवानी पड़ रही। हम थोड़ी कि भाई फोकट में ये जिंक, एल्यूमिनियम और आयरन को गर्म करो, फिर उसके ऊपर से स्टीम पास करो। ओके, अगर ये तीनों कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट करते तो हम लोग ये सब करते ही नहीं। तो आपको समझ में आ रहा है लॉजिक, हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? रिएक्शंस को हम लोग और उनके कंडीशंस या फिर किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर हम लोग रिएक्शन क्यों करवाते? ऐसे नहीं, कुछ रीज़न होता है। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्शन नहीं हो रही है। तो हमारे जिंक, एल्यूमिनियम और आयरन ऐसे नॉर्मली कोल्ड वाटर के साथ या फिर हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे, तो इसीलिए ओके, या फिर इनका जो रिएक्शन है काफ़ी स्लो होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उतना तो हमारे पास सब्र नहीं है कि हम वेट करें और फिर हाइड्रोजन मिले, तो इसीलिए हम लोग इन कंडीशंस को जनरेट कर रहे हैं। तो मतलब ये जो मेटल्स है ये रेडीली ठंडे पानी के साथ भी अच्छा खासा रिएक्शन दे रहे हैं। ये जो हमारा मैग्नीशियम है, ओके, ये गर्म पानी के साथ अच्छा खासा रिएक्शन दे रहा है, और ये जो है इनको खुद को भी हीट करना पड़ रहा है, और फिर ये स्टीम के साथ अच्छा खासा रिएक्शन दे रहे हैं। तो जैसे हम लोग नीचे 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 आ रहे हैं, तो हमको समझ में आ रहा है कि ये जो मेटल्स है ना बहुत नखरे करने लग गए। ऐसे समझ लो आप, ये ऊपर वाले तो इतना नखरा नहीं कर रहे, पर ये और थोड़े नीचे नीचे आए तो इनके कुछ अलग ही डिमांड्स हैं कि भाई मैग्नीशियम बोलेगा मैं तो अच्छा खासा रिएक्शन करूंगा पर गर्म पानी के साथ, ये बोलेंगे मैं अच्छा खासा रिएक्शन करेंगे पर हमको पहले हीट करो और हमें स्टीम दे दो तब करेंगे। तो मतलब इनका क्या हो रहा है, इनकी जो पानी के साथ रिएक्ट करने की जो इच्छा है ना, उसमें थोड़ा सा डिक्रीज आ रही है, करेक्ट, कम हो रही है। या फिर हम लोग उल्टा ऐसा भी कह सकते हैं कि इनके पानी के साथ रिएक्ट करने की जो टेंडेंसी है ना, ओके, वो कम हो रही है। तो रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम हो रही है, मतलब ये थोड़ा कम दिलचस्प है पानी के साथ रिएक्ट करने में। ओके, तो इनकी पावर कम हो रही है रिएक्ट करने की, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं। तो हम लोग ने जाना कि हम लोग जैसे जैसे नीचे आ रहे इन मेटल्स को, मैंने लिखा इस तरह से, तो इनकी रिएक्ट करने की पावर कम हो रही है। ओके, मतलब इन शॉर्ट रिएक्टिविटी कम हो रही है, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। ओके, अब इस तरह से हम लोग मेटल्स को जब अरेंज करते हैं, ओके, ऐसे सीरीज में जहाँ पर रिएक्टिविटी हम लोग कम करवा रहे, तो इसी को हम लोग एक्टिविटी सीरीज कहते हैं मेटल्स की। अब अगर मैं इसको पूरा करूँ तो देखो, पोटेशियम, सोडियम, ओके, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम,
फिर यहाँ पर बीच में आएगा एल्यूमिनियम। ओके, तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, तो हम लोग अब थोड़ा सा ठीक से कर देते हैं इस सीरीज को। ओके, तो जस्ट मैंने रफ लिखा था आपको बताने के लिए। तो ये जो सीरीज है देखो, पोटेशियम सोडियम, फिर कैल्शियम मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम जिंक आयरन। ओके, यहाँ पर आप फिर एल्यूमिनियम जिंक आयरन के बाद लेड, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग नीचे। ओके, हाइड्रोजन, फिर Cu, Hg, Ag और Au। ओके, तो ऐसे नीचे नीचे आ रहे हैं हम लोग। बाकी के भी मैंने मेटल्स जोड़ दिए। यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन लिया है। अब हाइड्रोजन तो खैर मेटल है नहीं, हमारा नॉन मेटल है, पर फिर भी इसको जोड़ा क्यों है? क्योंकि इसका जो बिहेवियर है ना, कुछ कुछ जगह पर मेटल जैसे होता है, इसीलिए मैंने इसको भी यहाँ पर लिया है। ओके, इसीलिए हम लोग इसको भी लेते हैं इस सीरीज़ में। ओके, तो कैसे याद रखेंगे? देखो, पीरियोडिक टेबल को अगर आपने देखा होगा तो उसके मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। तो पोटेशियम सोडियम ऐसे उल्टा जाएंगे हम लोग। ओके, पहले ग्रुप में ये एलिमेंट्स होते हैं ऐसे, लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो उल्टा जाएंगे हम लोग, पोटेशियम सोडियम। फिर यहाँ पर होता है बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, तो हम लोग इसमें भी उल्टा जाएंगे, कैल्शियम मैग्नीशियम, फिर तो पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम। ठीक है, देखो पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम। फिर हम लोग शूट करेंगे इस तरफ जाएंगे, क्योंकि मैग्नीशियम से राइट की तरफ, तो हमें मिल जाएगा डायरेक्ट एल्यूमिनियम। ओके, क्योंकि बीच में बड़ा सा ऐसा गैप होता है, फिर आएगा एल्यूमिनियम। ओके, तो देखो आ गया एल्यूमिनियम। फिर जिंक आयरन निकल। ओके, तो जिंक आयरन, अब यहाँ पर मैं ये निकल को नहीं ले रहा हूँ। ओके, तो जिंक आयरन निकल, टिन लेड हाइड्रोजन। ओके, तो आपका अगर इच्छा होगी तो आप निकल भी यहाँ पर बीच में लिख सकते हो, वैसे तो खास ज़रूरत है नहीं इसकी। ओके, क्योंकि हम लोग इससे ज़्यादा रिलेटेड रिएक्शंस हम लोग देखते हैं नहीं, पर क्लास 10th में वगैरह इनको भी ऐड करना ज़रूरी है। ओके, तो इसीलिए फिर मैं यहाँ पर ऐड ही कर देता हूँ। पढ़ने में कोई दिक्कत तो है नहीं, राइट? ज़्यादा पढ़ेंगे तो, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे तो कोई उसमें नुकसान तो है नहीं, क्योंकि पढ़ना तो है ही हमें। ओके, तो देखो एल्यूमिनियम के बाद जिंक आयरन निकल, फिर टिन लेड हाइड्रोजन, CuHg Ag Au। तो ये जो सीरीज है पूरी कंप्लीट कर दी मैंने। तो ऐसे ही पानी के साथ रिएक्शन हम लोगों ने देखा, इस तरह से देखो ये कुछ सीरीज बन गई थी हमारी। ऐसे ही कई बाकी के रिएक्शन से भी, ओके, एसिड के साथ का रिएक्शन कहो तो इनके रिएक्शन से भी हमें पता चला कि भाई ऐसे ये ऑर्डर बन रहा है मेटल्स का, जिसमें हम लोग इनको सजा सकते हैं और इस ऑर्डर में इनकी रिएक्टिविटी भी कम कम हो रही है। जैसे पानी के साथ के रिएक्शन से हम लोग ने देखो कुछ अंदाज़ा लगा लिया, इस तरह से रिएक्टिविटी कम कम हो रही है। वैसे कई और रिएक्शन से भी अंदाज़ा हम लोग ने लगा लिया और फिर ऐसी सीरीज़ बना दी, तो इसी को कहते हैं हम लोग एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, ओके। तो अब तक हम लोग ने पानी से कई सारे तरीके देखे हाइड्रोजन को बनाने के, पर सिलसिला अभी ख़त्म हुआ नहीं है बच्चों। ओके, क्योंकि एक लास्ट तरीका हमारा है जिससे हम लोग हाइड्रोजन बना सकते हैं, और ये तरीका यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन को बहुत बड़े स्केल में प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे हम लोग ने पहला वाला तरीका देखा था इलेक्ट्रोलाइसिस वाला, वैसे ये वाला भी। अब इस तरीकों को कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं बॉश प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग देखो क्या किया हम लोग ने। पहले हम लोग ने इलेक्ट्रोलाइसिस से देखा कि भाई पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करने से हाइड्रोजन कैसे बनेगा हमारा, या फिर कैसे मिलेगा हमें, वो पूरा प्रोसेस समझ लिया। फिर बाद में मेटल्स का रिएक्शन देखा पानी के साथ, तो ठंडा पानी, गर्म पानी, स्टीम, ये सब हो गए। अब हम लोग स्टीम को ही लेके आ रहे, पर अब हम लोग मेटल्स के साथ का रिएक्शन नहीं देखेंगे। अब हम लोग ऐसा देखेंगे कि भाई स्टीम को अगर हम लोग किसी नॉन मेटल के साथ, जैसे कि कार्बन के साथ रिएक्ट करवा के हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो समझेंगे। तो यहाँ पर बॉश प्रोसेस में यही है, सिंपल सी चीज़ है। ओके, थोड़ा प्रोसेस को समझना है, ओके, ताकि आपको रिएक्शन भी ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो 3 स्टेप में मैंने इसको तोड़ दिया है, वैसे 3 स्टेप में ही हमारे बुक्स में लिखी हुई है। ओके, तो पहली स्टेप है हम लोग यहाँ पर स्टीम यूज़ करेंगे और नॉन मेटल के साथ उसका रिएक्शन करवाएंगे। तो इसके लिए अब देखो कार्बन लेंगे हम लोग। ओके, भाई प्यारा सा हमारा एलिमेंट है, मदद भी कर रहा है हमें बेचारा स्टीम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन बनाने में। कैसे मदद कर रहा है देखते हैं। तो देखो ये हम लोग ना क्या करेंगे, कोक लेंगे। ओके, तो कोक है ना, उसमें मोस्टली कार्बन होता है। तो हमको पता है कि भाई हमारा ये जो कार्बन है अब ये रिएक्ट करेगा, क्योंकि हम लोग ने अब कार्बन लिया है। हम लोग लेते कैसे मालूम है, ऐसे कोक हम लोग ने लिया और इसके ऊपर से मस्त ऐसे गरम गरम स्टीम पास कर दी। ओके, और हम लोग ने रिएक्शन का जो टेम्परेचर है, मतलब किस टेम्परेचर पर हमें रिएक्शन करवानी है, तो भाई 1000 डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर पर।
ओके, तो स्टीम इज पास्ड ओवर द कोक, देखो स्टीम पास कर दी ओवर द कोक। ओके, अब मिलेगा क्या हमें वो हम लोग देखेंगे, पर टेम्परेचर रेंज क्या है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, और अब मिलेगा क्या, तो देखो ये कार्बन जो है, ओके ये कोक हमारा, हम लोग स्टीम पास कर रहे हैं, तो मैं इसे वाटर लिख रहा हूँ पर मैं नीचे से स्टीम लिख दे रहा हूँ। ओके, तो आपको भी लिखना है ताकि आप समझ रखें कि भाई ये पानी मतलब लिक्विड वाटर नहीं, तो हम लोग स्टीम पास करवा रहे हैं। अब 1000 डिग्री सेंटीग्रेड इस टेम्परेचर पर पास करवा रहे, तो हमें मिल रहा है वाटर गैस नाम का गैस। अब वाटर गैस सुनते आपको समझ में आ गया, सर वाटर गैस मतलब पानी गैस, तो मतलब स्टीम ही हो गया ना। नहीं नहीं नहीं, ये अलग है कुछ, क्योंकि नाम भले वाटर गैस है पर इसका 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 कंपोजिशन कुछ अलग है। ये बना हुआ है दो गैसेस से, अलग अलग गैसेस से, एक तो है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है हाइड्रोजन। ओके, तो इन दो गैसेस का मिक्सचर, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इन दो गैसेस का मिक्सचर को हम लोग कहते हैं भाई साहब वाटर गैस। ओके, अब इंटरेस्टिंग सी चीज़ ये है इस रिएक्शन में कि इस रिएक्शन में जो नेट एनर्जी चेंज है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। ओके, तो इसका मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक है, परफेक्ट। तो एंडोथर्मिक है इसीलिए मैं ऐसे, ओके यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, मैं हीट लिख सकता हूँ, करेक्ट, और माइनस लगा दे रहा हूँ। ओके, तो क्यों ऐसे माइनस लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर ये माइनस हीट को मैं उस तरफ लेके जाऊँ तो प्लस हीट हो जाएगी, तो रिएक्टेंट्स के साथ हम लोग हीट जोड़ देंगे और फिर हमें प्रोडक्ट्स मिलता है। अगर ऐसा होगा, देखो रिएक्टेंट के साथ अगर हम लोग हीट एनर्जी जोड़ देंगे, ओके, और हमें प्रोडक्ट्स मिल रहा है, देखो ये रिएक्टेंट्स, इसके साथ हम लोग ने हीट एनर्जी जोड़ दी, ओके, तो रिएक्टेंट्स प्लस हीट एनर्जी, ओके, और फिर मिल रहा है हमको प्रोडक्ट्स, तो रिएक्टेंट प्लस हीट एनर्जी मिल रहा है हमको प्रोडक्ट्स। तो हम लोग ने देखा ये तो जनरल फॉर्म है भाई एंडोथर्मिक रिएक्शन का, राइट, तो इसीलिए ऐसे लिखा है। ओके, बस थोड़ा अलग वे में लिखा है, जैसे हम लोग मैथ में लिखते हैं ना, यहाँ का वहाँ, मतलब इज इक्वल टू के उस तरफ राइट साइड और लेफ्ट साइड की तरफ प्लस माइनस में गड़बड़ कर देते हैं, वैसे ही कुछ यहाँ पर भी। ओके, तो ये भाई साहब हमारा रिएक्शन है एंडोथर्मिक। तो यहाँ पर हमें ढेर सारी हीट एनर्जी लग रही है कोक और वाटर, मतलब कोक और स्टीम को रिएक्ट करवाने के लिए, पर मिल तो रहा है हमें ये वाटर गैस। अब आप कहोगे सर ये वाटर गैस से हमें क्या लेना देना है, देखो ध्यान से, इस मिक्सचर ऑफ गैसेस में हमारा हाइड्रोजन भी तो हमें मिल रहा है, करेक्ट, पर हम लोग खुश नहीं है। मतलब चलो ठीक है हाइड्रोजन मिल गया, पर हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम लोग और हाइड्रोजन कैसे बनाएं। ओके, तो इसके लिए हम लोग स्टेप 2 पे जाते हैं। ओके, और हमें ना ये कार्बन मोनोऑक्साइड को भी मतलब नहीं चाहिए हमको, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, जाहिर सी बात है अगर हम लोग हाइड्रोजन बनाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं तो हमें हाइड्रोजन के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। इंसान वैसे ही है ना, हम लोग को जो चाहिए वही चाहिए ना। आपको अगर चॉकलेट चाहिए होगा और आपको अगर कोई आइसक्रीम ला के दे रहा है पर आपको नहीं चाहिए आइसक्रीम, तो आप खाओगे ही नहीं, वैसे ही कुछ है। हमें अगर हाइड्रोजन ही बनाना है तो कार्बन मोनोऑक्साइड को हमको हटा देना है। तो कैसे हटाएंगे वो हम लोग देखेंगे, पर एक तरीका हम लोग स्टेप 2 में ही देख रहे हैं जिससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा बहुत हट रहा है। ओके, कैसे हट रहा है, चलो, तो यहाँ पर स्टेप 2 में हम लोग ना इसी वाटर गैस का इस्तेमाल करेंगे और स्टीम लेके आएंगे। ओके, तो एक्सेस में स्टीम लेके आएंगे, तो जो भी वाटर गैस हमें मिला है उसमें हम लोग एक्सेस में स्टीम मिक्स करेंगे। अब मिक्स करने के बाद देखो ये वाटर गैस, ओके, मैं कुछ और कलर से स्टीम दिखा रहा हूँ, ये हमारी स्टीम, ओके, मिक्स कर दिया हम लोग ने, जो कि है एक्सेस में। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो रिएक्शन के लिए, तो ये हमारा वाटर गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, मैंने स्टीम ले ली है ढेर सारी एक्सेस में, दोनों का मिलन करवा दिया मैंने, मतलब मिक्स करवा दिया सिंपली, और मैं इसको पास करवा रहा हूँ, ओके, यहाँ पर कैटलिस्ट और प्रोमोटर के ऊपर से। ओके, तो कैटलिस्ट कौन सा है हमारा यहाँ पर, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, और प्रोमोटर है हमारा Cr2O3 क्रोमिक ऑक्साइड। ओके, तो ये जो हमारा वाटर गैस और एक्सेस स्टीम का मिक्सचर है, ये मस्त मैं ऐसे कैटलिस्ट और प्रोमोटर के ऊपर से ऐसे इसको बोल रहा हूँ कि तुम चले जाओ मस्त एकदम। और रिएक्शन का टेम्परेचर मैंने रखा है, मतलब हम लोग करवा रहे हैं ये रिएक्शन 450 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, अब क्या होगा, देखो वाटर गैस एक्सेस में स्टीम हम लोग ने पास करवा दी फेरिक ऑक्साइड कैटलिस्ट और क्रोमिक ऑक्साइड प्रोमोटर से, टेम्परेचर कंडीशन इतनी रखी। ओके, तो बनेगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ पर जब ये दो प्रोडक्ट्स बनेंगे तो देखो हमको इससे, ओके, हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जो हमारा वाटर गैस है उसको और एक्सेस में स्टीम के साथ रिएक्ट करवा के
हमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिल रहा है। तो इन टर्न हम लोग इन शॉर्ट में क्या कर रहे हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ओके हटवा ही रहे, कार्बन मोनोऑक्साइड हटवा रहे हैं ओके। और कार्बन मोनोऑक्साइड को हटवा के हम लोग ओके इस तरह से रिएक्शन करवा रहे कि हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाए, पर उस चक्कर में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, बना तो लिया हम लोग ने यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये वाली जो रिएक्शन है ये है भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो मैं यहाँ पर प्लस हीट लिखता हूँ ओके। अब आपको ये तो समझ में आ गई होगी, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट प्लस हीट, ये हमारा जनरल फॉर्म है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ओके। अब इतनी सारी रिएक्शन, ये दो रिएक्शन करने के बाद, मतलब इतनी सारी प्रोसेस करने के बाद हमें मिला क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन एज अ प्रोडक्ट मिला है, करेक्ट। अब हमको फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड तो निकालना ही पड़ेगा पक्का, क्योंकि हमें ये भी तो नहीं चाहिए, ये भी तो हमारे लिए आइसक्रीम जैसा ही है अगर हमें चॉकलेट ही चाहिए तो, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे, इसके लिए दो तरीके हैं। हमारे प्रोडक्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए हम लोग एक तो क्या कर सकते हैं, इस मिक्सचर ऑफ गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को हम लोग पास करवा सकते हैं थ्रू द कोल्ड वाटर। तो ठंडा ठंडा पानी लिया हम लोग ने मस्त, और इसमें से इस कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को पास करवा दिया। तो होगा क्या, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भाई तो बोलेगा कि यार मैं पानी के साथ मेरा थोड़ा बहुत लगाव है तो मैं इसमें डिजॉल्व हो जाता हूँ ओके। और हाइड्रोजन बोलेगा भाई मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है ज़्यादा पानी में, तो मैं तो भाई निकल रहा हूँ। हाँ, पर ये जब हम लोग पास करवाएंगे ना, तो ये कंडीशन है एक हमारी कि भाई 30 एटमॉस्फेयर इस प्रेशर पर, आप समझ लेना, अब ढेर सारा प्रेशर है ये, इस प्रेशर पर हम लोग पास करवाते हैं इस मिक्सचर को, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को, जिसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर घुल जाता है ओके। तो फिर ये तो निकल गया हमारे मिक्सचर से, और जो बचेगा वो तो सिर्फ हाइड्रोजन है, तो हमारी तो चांदी हो गई, हाइड्रोजन तो हमें मिल गया, करेक्ट, ठीक है। तो पासिंग थ्रू कोल्ड वाटर 30 एटमॉस्फेयर के प्रेशर पर हमें हाइड्रोजन मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होने के बाद। दूसरा तरीका है कि हम लोग इसी मिक्सचर को कॉस्टिक पोटैश सॉल्यूशन में डुबो के बाहर निकालें ओके। अब इससे क्या होगा, हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है इस कॉस्टिक पोटैश सॉल्यूशन में, जो हमारा मतलब कॉस्टिक पोटैश सॉल्यूशन मतलब KOH का सॉल्यूशन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, तो ये रिएक्ट करता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, और हमें ओके रिएक्ट करने के बाद देखो पोटेशियम कार्बोनेट और पानी दे देता है। तो इस चक्कर में क्या होता है, ये हमारा जो घनचक्कर कार्बन डाइऑक्साइड है ये तो निकल गया। इसको लालच है ना भाई कि अब मेरे को अगर इन लोगों ने पास करवा दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो मैं तो चुप नहीं बैठूंगा, मैं तो रिएक्ट करूंगा भाई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो अगर तू कर रहा है रिएक्ट अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो कर ले भाई, हमें तो वही चाहिए ओके। तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वैसे ही KOH के साथ रिएक्ट करके ओके, इसने तो मतलब हमारे मिक्सचर जो है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का, उसमें से तो ये चला गया, करेक्ट। इसके साथ रिएक्ट करने के बाद तो बचा क्या, सिर्फ हाइड्रोजन, वो तो भाई बाहर निकल जाएगा। तो ये थी ये चीज़ कि हम लोग ने कैसे हमारे प्रोडक्ट में से कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन में से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया और हाइड्रोजन हम लोग ने फाइनली ले लिया। अब इसके अलावा भी ओके, जो हम लोग ने स्टेप 2 देखा था, उसमें जो हम लोग ने वाटर गैस और स्टीम का मिक्सचर लिया था, करेक्ट, उसको हम लोग ने पास करवाया था आयरन ऑक्साइड मतलब फेरिक ऑक्साइड और क्रोमिक ऑक्साइड के ऊपर से, और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बना था जस्ट थोड़ी देर पहले स्टेप 2 में ओके। तो वही जो वाटर गैस और स्टीम का मिक्सचर है कि वाटर गैस और स्टीम का मिक्सचर स्टेप 2 वाला, उसको हम लोग पास करेंगे थ्रू अमोनियाकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन ओके। तो उसी को पास करेंगे थ्रू अमोनियाकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन। अब देखो ये क्यूप्रस क्लोराइड ओके, तो इसका फॉर्मूला देखो ऐसा कुछ होगा CuCl, करेक्ट, क्योंकि क्यूप्रस बोला है तो कॉपर +1 में होगा, क्लोराइड मतलब -1 ओके। तो +1 या फिर 1 + 1 तो बैलेंस हो जाएगा, CuCl हो जाएगा, करेक्ट, ऐसे 1 + 1 ओके। तो अब हम लोग अगर लिखेंगे इसको क्रिस क्रॉस मेथड से, तो कंपाउंड का फार्मूला तो CuCl बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही कॉपर क्यूप्रस क्लोराइड अमोनियाकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, पास करेंगे वाटर गैस और स्टीम का मिक्सचर, और इससे हमारा जो अनकम्बाइंड कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हट जाएगा ओके। तो हमें बचेगा हमारा हाइड्रोजन ओके। तो कैसे होता है ये रिएक्शन, देखो क्यूप्रस क्लोराइड ओके, ये कार्बन मोनोऑक्साइड फंस जाएगा बेचारा, और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो हम लोग यहाँ पर 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, क्योंकि ये इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड को फंसा देता है कि कुछ ऐसा कंपाउंड बनता है CuCl.CO.2H2O ओके, करेक्ट। तो ये क्यूप्रस क्लोराइड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ओके, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये 3 चीज़ें
अब ऐसे तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें फंस जाता है कि CuCl.CO.2H2 ये बन जाता है, CuCl.CO.2H2 ऐसा कंपाउंड हमें बन जाता है। तो इस तरह से हम लोग ने क्या किया, हाइड्रोजन को अलग कर दिया। तो फाइनली हमको मिल गया हमारा ग्रेट हाइड्रोजन। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। पानी के साथ तो बहुत कुछ, मतलब पानी से हम लोग ने अब कई तरीके देख लिए जिससे हम लोग हाइड्रोजन बनाएंगे, बनाया मतलब हम लोग ने बनाया। अब हम लोग आ रहे हैं एसिड्स पर। तो एसिड से भी हम लोग हाइड्रोजन बना सकते हैं। कैसे? जैसे कि हमारे कुछ डाइल्यूट एसिड अगर हम लोग ले, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, और अगर हम लोग मेटल्स के साथ उनका रिएक्शन करवाए, ओके, तो देखो डाइल्यूट एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, इनका हम लोग अगर मेटल्स के साथ रिएक्शन करवाए तो इनके रिएक्शन के बाद हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगा। पर ये जो बाय प्रोडक्ट होगा, जो हमारा साइड डिश होगा, वो थोड़ा अलग होगा। ओके, वो होगा इन मेटल्स का क्लोराइड या फिर इन्हीं मेटल्स का सल्फेट। तो हम लोग इनको मतलब ये जो है क्लोराइड्स और सल्फेट्स, ये सॉल्ट्स होते हैं जो हमें मिलते हैं। ओके, और हाइड्रोजन गैस, तो दो ही प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली। हमको तो पता है हमारा एक प्रोडक्ट तो हाइड्रोजन ही है, क्योंकि सब कुछ तो हाइड्रोजन के लिए चल रहा है। दूसरा जो है बस साइड प्रोडक्ट, वो बस चेंज होते जा रहा है। ओके, तो मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, जैसे कि कौन सा डाइल्यूट एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की बात नहीं कर रहा हूँ। अब क्यों नहीं कर रहा वो देखेंगे हम लोग थोड़ी देर के बाद। ओके, तो ये जो दो डाइल्यूट एसिड्स है, इनके साथ रिएक्ट करने के बाद हमारे मेटल्स बनाते हैं उनके क्लोराइड्स या फिर सल्फेट्स। अब वो डिपेंड करता है, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मेटल ने रिएक्ट किया तो मेटालिक क्लोराइड बनेगा, अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया ओके डाइल्यूट वाले, ओके, तो मेटालिक सल्फेट बनेगा। ओके, अब इसके साथ हमें मिल रहा है हाइड्रोजन जो हमें चाहिए। करेक्ट। तो ये मेटल्स के ऊपर मैंने एक छोटा सा स्टार लगाया। अब क्यों ऐसे लगाया? क्योंकि हम उन मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर मैं उन मेटल्स के बारे में बोल रहा हूं जो हाइड्रोजन के ऊपर है इन द एक्टिविटी सीरीज। तो कुछ देर पहले हम लोग ने एक्टिविटी सीरीज देखी थी। करेक्ट। उसमें हाइड्रोजन के ऊपर जो मेटल्स दिख रहे हैं हमें, देखो दिख रहा है। ओके, यहां पर ये रहा हमारा हाइड्रोजन, तो इसके ऊपर ये जो मेटल्स दिख रहा है हमें, ओके, इन मेटल्स का अगर हम लोग इन मेटल्स को मैं कंसिडर कर रहा हूं, ओके, या फिर ये मेटल्स रिएक्ट कर रहे हैं हमारे डाइल्यूट एसिड के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे जो मेटल्स है ना, ये भाई साहब नहीं रिएक्ट कर पाते हैं हमारे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ टू गिव अस हाइड्रोजन। ठीक है, तो कौन से मेटल्स? हाइड्रोजन के ऊपर वाले मेटल्स इन द एक्टिविटी सीरीज, ये मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हमें हाइड्रोजन और सॉल्ट्स देते हैं, जैसे कि क्लोराइड्स या फिर सल्फेट्स। ठीक है, तो अगर मैंने आप एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कुछ मेटल्स लिए हैं, जैसे कि चलो देखते हैं फटाफट। मैग्नीशियम है हमारे पास, जिंक है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, और रिएक्ट में इनको किसके साथ करवा रहा हूँ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवा रहा हूँ। तो देखो एक सिंपल सा जनरल टाइप का रिएक्शन ही होगा इनका। बस अब मैं चीज़ें देखो, मैग्नीशियम है, जिंक है, आयरन है और एल्यूमिनियम है। ठीक है, आयरन है और एल्यूमिनियम है। तो इसका रिएक्शन देखो, डाइल्यूट में ऊपर ही लिख रहा हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा मैं फिर। अब ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इनका रिएक्शन करवाएंगे हम लोग। ओके, देखो तो क्या बनेगा? अब एक चीज़ तो पक्का हमें पता है कि भाई हाइड्रोजन गैस बनेगा। ओके, वो तो आग बंद करके, क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हाइड्रोजन गैस का प्रिपरेशन। करेक्ट। तो ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब दूसरी चीज़ क्या बन रही है? हमें याद है सॉल्ट बनेंगे। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा तो क्लोराइड सॉल्ट बनेंगे। ओके, मेटालिक क्लोराइड्स बनेंगे। कैसे होते हैं वो? देखो, अब मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा मैग्नीशियम के केस में, जिंक क्लोराइड बनेगा जिंक के केस में, आयरन के केस में फेरस क्लोराइड बनेगा FeCl2। ओके, और यहाँ पर एल्यूमिनियम के केस में ये AlCl3 ये क्लोराइड बनेगा। अब इसको आप बैलेंस कर दो तो बात बन जाएगी। करेक्ट। तो बात समझ में आ गया आपको? मेटल्स हमारे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके, ओके, क्योंकि हमको पता है कि मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस और उनके सॉल्ट्स देते हैं। ओके, क्लियर। इसी तरह अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड की बात करूं तो वही कहानी फिर से, मैग्नीशियम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके, ओके, हमें देगा मेटालिक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर मेटालिक सल्फेट होगा मैग्नीशियम का सल्फेट। ठीक है, देखो मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। अब इसी तरह से बाकी के भी रिएक्ट करेंगे, जैसे कि सपोज जिंक लो, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक सल्फेट बनाएगा, हाइड्रोजन गैस तो देगा ही। करेक्ट। आयरन लो, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आयरन सल्फेट बनाएगा। ओके, फेरस सल्फेट FeSO4 हाइड्रोजन तो बनाएगा ही। करेक्ट। एल्यूमिनियम, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एल्यूमिनियम सल्फेट बनाएगा, तो Al2SO4 थ्राइस होता है ये। ओके, आप अगर आपको अगर देखना है इसका फॉर्मूला कैसे आया, तो सिंपली Al3 प्लस
SO4 2 माइनस, ऐसे कर लो, ओके, क्रिस क्रॉस कर लो, तो ये 2 यहाँ पर जाएगा, ये 3 यहाँ पर आएगा, तो Al2SO4 थ्राइस, देखो Al2SO4 थ्राइस, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन। तो बात ऐसी ही चलती रहेगी। अब सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो सल्फेट्स बनेंगे और हाइड्रोजन गैस देगा, करेक्ट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया तो क्लोराइड्स बन रहे थे और हाइड्रोजन गैस देगा, करेक्ट। तो हमारे मेटल्स एसिड्स के साथ सॉल्ट्स और हाइड्रोजन गैस, ठीक है, मेटल्स एसिड के साथ सॉल्ट्स और हाइड्रोजन गैस, ओके, यहाँ पर भी मेटल्स एसिड के साथ सॉल्ट्स और हाइड्रोजन गैस, क्लियर। अब सवाल आता है आपके दिमाग में आएगा, सर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड क्यों 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 नहीं? क्योंकि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड भले डाइल्यूट हो, फिर भी वो एक चीज़ करता है जो हमें नहीं चाहिए। वो क्या है? जो हाइड्रोजन गैस बनेगा ना, देखो मेटल्स के रिएक्शन के साथ, देखो डाइल्यूट एसिड्स क्या दे रहे थे हम लोग को, अभी देखा हम लोग ने सॉल्ट्स और हाइड्रोजन। पर ये जो हाइड्रोजन बनेगा, अगर हम लोग डाइल्यूट एसिड में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे, ओके, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो मेटल्स के साथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करने के बाद जो हाइड्रोजन बनेगा वो हाइड्रोजन नहीं रहेगा। ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन को बनाएगा वाटर। अब अगर ये वाटर बनाएगा तो हम क्यों लेंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट करने के लिए? नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा जो पर्पज़ है हमें हाइड्रोजन बनाना है, वो तो मिल ही नहीं रहा है, तो इसीलिए हम लोग नहीं यूज़ करते, सिंपल। अब फिर भी कुछ ऐसे मेटल्स है जैसे कि मैग्नीशियम या फिर मैंगनीज, ये थोड़े से आइडियल टाइप्स हैं, ओके। तो ये कहते हैं कि नहीं भाई, हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके देंगे हाइड्रोजन, ओके, पर बहुत 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 ज़्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, ओके। तो कैसे रिएक्शन है इनका? अब सिंपल, जैसे हम लोग ने बाकी लोगों का देखा था, तो यहाँ पर भी अगर मैं मैग्नीशियम का रिएक्शन लिखूँ तो मैग्नीशियम और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड देते हैं हमें मैग्नीशियम नाइट्रेट, देखो MgNO3 ट्वाइस, और हाइड्रोजन गैस तो बनेगा। वैसे ही अगर मैंगनीज और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन लिखूँ मैं, तो देखो यहाँ पर मैंगनीज नाइट्रेट बनेगा, मतलब MnNO3 ट्वाइस, ओके, और हाइड्रोजन। क्लियर हो गई बात? तो रिएक्शन का फॉर्मेट ऑलमोस्ट हमारे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसा ही है। मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे, यहाँ पर नाइट्रेट्स बन रहे हैं, ओके, और सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस बन रहा है, तो देखो बन रहा है, ओके। बाकी क्यों नहीं यूज़ करते डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ? क्योंकि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल्स रिएक्ट करने के बाद, ओके, सॉल्ट तो बनेगा, पर हाइड्रोजन गैस बनने के अलावा वाटर बनेगा, ठीक है। तो हमें नहीं चाहिए ऐसा, इसीलिए हम लोग नहीं यूज़ करते। अब देखो एक सवाल है आपके लिए, तो आप थोड़ा सा सोचो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट गिव हाइड्रोजन, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट गिव हाइड्रोजन। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना थोड़ा, विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ऑप्शंस क्या है हमारे? जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर। अब बताओ, आप पॉज करना यहाँ पर वीडियो, खुद सोचना, थोड़ा सा दिमाग को प्रेशर देना, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना और फिर रिज्यूम बैक करना, क्योंकि मैं तो वैसे भी आंसर बताने वाला हूँ, करेक्ट। पर आप ऐसे ही काउच पोटैटो की तरह बस बैठे मत रहना, ओके, क्योंकि हम लोग कोई मूवी तो थोड़ी देख रहे हैं, हम लोग तो पढ़ रहे हैं, राइट। तो जो भी चीज़ें हम लोग ने अभी तक पढ़ी है उसी का थोड़ा सा देखो, कहीं ना कहीं मैंने बताया है इसका आंसर, ओके। तो आप दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा आपका आंसर। आई होप आपने दिमाग लगाया होगा, आई होप अपने राइट आंसर तक पहुँचे भी होंगे। तो राइट आंसर में सीधे बता देता हूँ आपको, ये तो है भाई कॉपर, क्योंकि कॉपर हमें नहीं देता है हाइड्रोजन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों? जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, वो मेटल्स जो एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर है, भले वो ही मेटल्स रिएक्ट करेंगे, ओके, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और हमें देंगे हाइड्रोजन, पर जो नीचे है वो तो नहीं करेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे एक्टिविटी सीरीज, जिसको आपको याद करना है, ओके, क्योंकि अगर याद होगी तो आपको समझ में आएगा। अब वैसे यहाँ पर याद भी नहीं होगी तो भी बात बन जाएगी, क्योंकि हम लोग ने जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन तो अभी देखा था थोड़ी देर पहले, मैग्नीशियम का भी देखा था, आयरन का भी देखा था, पर कॉपर का नहीं देखा था। तो पर बस इतनी सी बात जस्टिफाई नहीं करेगी कि भाई कॉपर का सर ने रिएक्शन पढ़ाया नहीं तो होता नहीं, क्योंकि मैंने तो बताया था कि हाइड्रोजन के नीचे जो मेटल्स है वो नहीं रिएक्ट करेंगे हमारे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ टू गिव हाइड्रोजन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट गिव हाइड्रोजन, ओके, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमारे हाइड्रोजन के नीचे वाले, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के नीचे तो सिर्फ कॉपर ही है हमारे ऑप्शन में, ओके। जिंक, मैग्नीशियम और आयरन ये तो सब एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर है, करेक्ट। आपको अगर देखना होगा तो आप पीछे जाके देख सकते हो, स्क्रॉल बैक करके वीडियो में, एक्टिविटी सीरीज में आपको पता चल जाएगा कि जिंक, मैग्नीशियम और आयरन है हाइड्रोजन के ऊपर, कॉपर है हाइड्रोजन के नीचे, ओके, क्योंकि नीचे है तो नहीं हम लोग को वो
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन दे सकता। ओके चलो अब लास्ट तरीका देखेंगे हम लोग हाइड्रोजन को बनाने का। तो आप तो सोचोगे सर कितने सारे तरीके हैं, राइट, पर ये लास्ट है और ये इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि ये आप पक्का यूज करके लैब में हाइड्रोजन बना सकते हो। ओके तो चलो अब ऐसे तरीके पर आए हम लोग जो हम यूज कर सकते हैं लैब में, करेक्ट। तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे जिंक। ओके और जैसे कि एसिड से हम लोग बनाने वाले हैं हाइड्रोजन को लैब में, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लो या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लो। ओके तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स तो हमारे हैं भाई, देखो जिंक, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। पर जो जिंक लेंगे ना हम लोग वो ग्रैन्युलेटेड जिंक होगा। ओके ग्रेन्यूल्स फॉर्म में होगा। क्यों होगा देखेंगे हम लोग थोड़ी देर में। पर फिलहाल तो यहाँ पर मैंने क्या किया भाई, ऐसे एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया, ओके, या फिर ऐसे एक फ्लास्क ले लिया सिंपल, जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। मैंने जिंक ले लिया, यहाँ पर ग्रैन्युलेटेड जिंक अंदर ले लिया। ओके इस फ्लास्क को मैंने ऐसे स्टॉपर लगाया हुआ है जिसमें 2 बोर्स हैं, 2 होल्स हैं। अब एक होल से मैंने ऐसा, ये दिख रहा है आपको, ये वाला ग्लास का इंस्ट्रूमेंट, ऐसे मतलब ग्लास का ये अपैरेटस टाइप चीज, थिस्टल फनल दिख रहा है। ओके यहाँ पर मैंने डार्क कर दिया इस चीज को। तो ये ऐसे थिस्टल फनल में एक बोर से अंदर फ्लास्क में डाल दूंगा, दूसरे बोर से मैं एक ऐसी डिलीवरी ट्यूब जो है वो उसका एक एंड में फ्लास्क में डालूंगा, दूसरा एंड देखेंगे हम लोग क्या करने वाले उसके बारे में। ओके तो यहां पर फिलहाल इतनी चीज तो समझ में आ गई कि मैंने क्या किया। अब दूसरा एंड में क्या करूंगा, डिलीवरी ट्यूब का, इसको मैं ऐसे इस ग्लास वाले वेसल में इंसर्ट कर दूंगा जो हम लोग ने ग्लास के ट्रफ में लिया है जिसमें पानी है। तो ये सब सारी चीजें मैं जो बोल रहा हूं आपको दिख रही है सामने। ओके तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि मैंने ऐसे ये डिलीवरी ट्यूब का एक एंड इसके अंदर फिक्स कर दिया है जो पूरा का पूरा भरा हुआ है पानी से, और ये है अलग हमारा ग्लास का ओके मतलब ऐसा वेसल जहां पर हम लोग कुछ करने वाले हैं जो हमें करना है, सिंपली हाइड्रोजन को हमें बनाना है। तो इसी से रिलेटेड चीजें चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो वहां पर हम लोग हाइड्रोजन को कलेक्ट करने वाले, क्या करने वाले, कलेक्ट करने वाले। तो अब शुरुआत करते हैं प्रोसेस को। सब कुछ तो मैंने सेट कर दिया, जैसे कि आपने भी सेट कर दिया होगा। अब हम लोग यहाँ पर रिएक्शन को शुरू करने के लिए, जिंक बेचारा तो अकेला रिएक्शन कर नहीं सकता, तो चाहिए हमें डाइल्यूट एसिड्स या मतलब डाइल्यूट एसिड्स, राइट, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो दोनों में से कोई भी आप अंदर थिस्टल फनल से डाल दो। जैसे ही आप डालोगे रिएक्शन शुरू हो जाएगी। रिएक्शन शुरू होने पर आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ऐसे बबल्स आएंगे हमारे, ओके, ऐसे डाइल्यूट हमारे एसिड्स जो भी हम लोग ने डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे ऐसे बबल्स बाहर आएंगे और गैस बाहर निकलेगी। तो इसी को हम लोग कहते हैं, इसका बबल्स बाहर आना मतलब ब्रिस्क एफरवेसेंस। ओके एफरवेसेंस कहते हैं हम लोग, ब्रिस्क मतलब बहुत सारे आ रहे, ओके फटाफट फटाफट फटाफट। तो मस्त अच्छा खासा रिएक्शन कर रहा है ये, ओके। तो हमें बबल्स ऐसे बुड़ 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 दिख रहे और गैस हमारा बाहर आ रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रहा है, वो बाहर आ रहा है। तो अब मैं कैसे कह सकता हूँ कि हाइड्रोजन गैस है? अरे अभी तो थोड़ी देर पहले देखा था हम लोग ने, राइट, जिंक का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर जिंक का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ का रिएक्शन क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस तो बनता ही है ना, करेक्ट। तो इसीलिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बन रहा है। फिर भी चलो रिएक्शन तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ क्योंकि एक बार आपको अंदाजा आ जाएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पर। तो देखो जिंक, अगर मैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहा हूँ तो सॉल्ट बना रहा है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है, ओके, जिंक एसिड के साथ सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ओके, जिंक क्लोराइड हाइड्रोजन गैस। जैसे ही जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4, ओके, तो यहाँ पर ओके एसिड के साथ सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो ऐसे तरह से हमारा हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। पर अब आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर कि हम लोग ने जिंक को ग्रेन्यूल्स फॉर्म में क्यों लिया भाई, ओके, क्योंकि ग्रेन्युलेटेड जिंक होता है ना, उसमें कुछ इम्प्यूरिटी होती है जैसे कि कॉपर। अब ये जो कॉपर हमारी इम्प्यूरिटी है, इसके अंदर ये जो रिएक्शन हो रही है हमारी जिंक की एसिड्स के साथ, इसको फास्ट करवा देती है, ओके। तो किस तरह एक्ट कर रहा है हमारा कॉपर यहाँ पर, कौन से चीज रिएक्शन को एकदम फटाफट भगा देती है, कैटलिस्ट, करेक्ट। तो यहाँ पर हमारा कॉपर कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है और हमें चाहिए कि हमारा रिएक्शन फटाफट हो, इसीलिए हम लोग ऐसी इम्प्यूरिटी कॉपर लेते हैं हमारे जिंक के साथ। तो इसीलिए हम लोग ग्रैन्युलेटेड जिंक यूज करते हैं क्योंकि ग्रैन्युलेटेड जिंक में ऐसी कॉपर वाली इम्प्यूरिटी होती है। क्लियर, अब आइडिया आ गया आपको रिएक्शन देख के और जिंक ग्रैन्युलेटेड फॉर्म में हम लोग क्यों लेते हैं उसको समझ के। पर अब देखो बात यहाँ पर खत्म तो हुई नहीं क्योंकि हम लोग ने हाइड्रोजन गैस जस्ट बनाया तो है,
पर इसको कलेक्ट भी तो करना है। बस ऐसे ही बना के अगर उसको हवा में छोड़ दे तो क्या ही फायदा ये सब करने का। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो ये जो डिलीवरी ट्यूब है, यहाँ से देखो, यहाँ से गैस अंदर जाएगी, ओके, और ऐसे पास होते 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 यहाँ पर आएगी। तो पानी के अंदर तो हमारा हाइड्रोजन को तो कुछ लगा है नहीं, अच्छे से सोल्यूबल नहीं है वो, मतलब थोड़ा बहुत ही सोल्यूबल है एकदम। तो पानी से वो बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, ओके, और बबल्स से बाहर निकल के ऐसी गैस आ जाएगी। पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग घाई गड़बड़ नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि देखो घाई गड़बड़ का काम शैतान का काम होता है। तो क्या होगा, देखो अगर हम लोग शुरुआत के कुछ बबल्स जो आएंगे वो हम लोग कलेक्ट नहीं करेंगे, उनको छोड़ देंगे। अब आप कहोगे सर ये क्या कह रहे हो आप, एक तो बड़ी मेहनत से हम लोग ने हाइड्रोजन गैस बनाया, ऊपर से आप कह रहे हो शुरुआत के कुछ बबल्स छोड़ दो। क्यों क्यों मतलब क्यों करना है ऐसा हम लोग को, इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, वो वेस्ट क्यों करें। क्योंकि लॉजिक वाली बात है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। हम लोग ने जब यहाँ पर फ्लास्क में, ओके, या फिर डिलीवरी ट्यूब में, ओके, एयर तो था शुरुआत से ही, तो भले हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बना रिएक्शन होने के बाद, पर यहाँ पर एयर भी तो है। तो वो एयर के साथ मिक्स होके ये जो गैस निकल रही है ये सिर्फ हाइड्रोजन नहीं है, इसमें एयर भी है। तो इसीलिए हम लोग पहले के कुछ बबल्स जो है वो छोड़ देते हैं, ओके। या फिर कहो आपको अगर ये कलेक्ट ही नहीं करना है तो आप कहोगे सर ये बबल्स में से क्यों निकालना है इसको, ऐसे ही यहाँ पर ये डिलीवरी ट्यूब को रख देते हैं और छोड़ देते हैं, ओके। तो छोड़ तो सकते हैं वैसे भी यहीं पर भी, क्योंकि यहाँ से भी हम लोग उसको एस्केप होने देंगे, यहाँ से भी एस्केप होने देंगे, ओके। पर ध्यान रखना है कि अगल बगल में कहीं पर भी कुछ भी जलाना नहीं है, फ्लेम का नामो निशान नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर हाइड्रोजन को हम लोग यहीं से यहाँ पर बाहर निकाल दे रहे हैं, शुरुआत का कुछ गैस जो बाहर निकल रहा है, तो शुरुआत का कुछ गैस में कुछ हाइड्रोजन है, कुछ एयर है, करेक्ट, थोड़ा एयर भी है। तो इसको अगर हम लोग बाहर निकालने दे रहे हैं और कहीं पर अगर गलती से कहीं पर आग जल रही होगी ना, तो ये हाइड्रोजन गैस तो कंबस्टिबल है, ओके। तो ये तो और जलना शुरू हो जाएगा, मतलब कहीं गलती से, मतलब यहीं पर आसपास अपैरेटस के आसपास कहीं अगर आप कुछ जला रहे हो तो ये गैस आग पकड़ लेगी और फिर तो ढूम, ओके। तो वैसा नहीं करना है, याद रखना है। तो थोड़ी ये एक प्रिकॉशन लेनी है, देखेंगे हम लोग प्रिकॉशंस में भी, पर एक बता दिया मैंने यहीं पर ताकि ये कनेक्टेड था इसीलिए। तो पहले वाला तो चीज़ खत्म हो गया। चलो थोड़ी देर तक हमें हाइड्रोजन गैस, थोड़ा सा शुरुआत का गैस नहीं कलेक्ट करना है, जो आ रहा है उसमें एयर मिक्स होता है इसीलिए। उसके बाद वाला हम लोग क्या करेंगे, एक तो हम लोग पहले से ही इसके अंदर डाल दिए होंगे तो ठीक है, इस हमारे ग्लास के वेसल के अंदर डिलीवरी ट्यूब को इंसर्ट कर दिए होंगे तो ठीक है। अगर नहीं कर दिए होंगे तो थोड़ी देर के बाद, थोड़ा गैस अगर निकलने के बाद हम लोग कर दिए, ओके, तो जो अब बबल्स आएंगे, तो अब पूरा का पूरा जब गैस यहाँ पर पूरा का पूरा जो एयर है अंदर, ओके, फ्लास्क और डिलीवरी ट्यूब में, ये निकलने के बाद आएगा क्या, प्योर हाइड्रोजन गैस, करेक्ट, मतलब मोस्टली हाइड्रोजन गैस ही आएगा। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस आना शुरू हो जाएगा शुरुआत का थोड़ा बहुत हम लोग गैस डिस्कार्ड करने के बाद। तो आप क्या कर सकते हो फिर, अगर आपने ऐसी हवा में छोड़ दिया होगा पहले डिलीवरी ट्यूब को, तो आप इसको इंसर्ट कर सकते हो इस ग्लास वाले वेसल में, ओके, और फिर बाद में हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट करना शुरू करना है। पर अब ये ग्लास ट्रव में पानी लिया है, ये सब क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये सब तामझाम क्यों कर रहे हैं, ओके, और गैस को हम लोग ऐसे क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, ये समझने की बात है। अब तो कलेक्ट कैसे कर रहे हैं हम लोग, अब ये जो डिलीवरी ट्यूब है ये ऐसे ग्लास ट्रफ में जो पानी है, ये जो वेसल है इसके अंदर लगाई हुई है, तो ये हम लोग पानी के ऊपर हाइड्रोजन को क्यों कलेक्ट कर रहे हैं फिलहाल, ये क्वेश्चन है, होगा करेक्ट आपके दिमाग में। और ये कलेक्ट हो कैसे रहा है, ओके, तो इसको ना हम लोग कहते हैं, इस टर्म को, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। क्यों हो रहा है ऐसा, देखो हाइड्रोजन तो हमारा हल्का फुल्का गैस है, तो पानी से जब हम लोग उसको पास करवाते हैं तो पानी के साथ उसकी उतनी ज़्यादा बनती तो है नहीं है, लगाव तो है नहीं, तो पानी से तो बबल्स बन के बाहर निकलेगा, ओके, पानी से बबल के फॉर्म में बाहर आएगा। पर ये तो पानी से हल्का है ना, तो ये पानी को नीचे नीचे पुश करेगा, जैसे जैसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस आएगा बन के हमारा फ्लास्क में से, वैसे ये पानी को नीचे नीचे पुश करेगा। तो पुश करेगा तो क्या किया, डिस्प्लेस कर रहा है पानी को, कहाँ पर, नीचे, तो इसीलिए डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। और किसको, पानी को पुश कर रहा है ना, तो इसीलिए डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। इस मेथड से हम लोग हाइड्रोजन को कलेक्ट करते हैं, ओके। अब आपके दिमाग में होगा सर ये जो हाइड्रोजन है भला ठीक है पानी से हल्का है, पर ये तो एयर से भी हल्का होता है, ओके। अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं ही बता देता हूँ आपको, चलो। तो एयर से भी लाइट है ये, ओके, हल्का है। तो आप कहोगे फिर हम लोग डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर इस तरीके से क्यों नहीं हाइड्रोजन को कलेक्ट कर रहे, ओके। मतलब सिंपली हम लोग इस डिलीवरी ट्यूब को क्या कर रहे हैं, सपोज मैं ऐसे इसको लेके जा रहा हूँ डिलीवरी ट्यूब को, ओके, या फिर यहाँ से लेके जा रहा हूँ, ओके। हमारे इस थिस्टल फनल को क्यों धक्का दें हम लोग, करेक्ट नहीं देंगे इसको। तो मैं इसको यहाँ से ऐसे लेके आया ऊपर, ओके,
ये एक्स्ट्रा वाला नहीं चाहिए हमें, तो यहाँ से मैं इसे ऊपर लेके आया डिलीवरी ट्यूब को, ऊपर एक ऐसे इन्वर्टेड मैंने ग्लास बीकर रखा, ओके, गैस कलेक्ट करने के लिए। और अब मैं इस तरह के अरेंजमेंट में क्यों नहीं हाइड्रोजन को कलेक्ट कर सकता, क्योंकि हाइड्रोजन तो एयर से भी हल्का है, तो ये जो अंदर गैस होगी, एयर होगा, तो हाइड्रोजन तो हल्का है, तो हाइड्रोजन ऊपर का लेयर फॉर्म करेगा। और आहिस्ते आहिस्ते जैसे जैसे ज़्यादा हाइड्रोजन आएगा वैसे हाइड्रोजन बढ़ेगा, तो हाइड्रोजन ऊपर का लेयर फॉर्म कर रहा है, तो ज़्यादा हाइड्रोजन ऊपर रहेगा, तो वो नीचे एयर को धक्का देते देते निकाल देगा बाहर। करेक्ट, सिंपल सी चीज़ है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन अगर ऊपर जा रहा है, ओके, तो वो हल्का है एयर से, तो वो ऊपर का लेयर फॉर्म करेगा, ओके, तो एयर को नीचे ढकेल देगा, नीचे वाले लेयर में, और नीचे, क्योंकि ज़्यादा हाइड्रोजन आ रहा है, तो एयर और नीचे ऐसे आते एयर तो भाई बाहर निकल जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट कर सकते हैं, पर कलेक्ट कर नहीं रहे हैं। अब क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये हाइड्रोजन और ये जो हमारा एयर है, इसका मिक्सचर कैसा है? कंबस्टिबल है। क्यों? मतलब इस मिक्सचर को आग लग सकती है। क्यों? क्योंकि एयर में तो ऑक्सीजन होता है, सिंपल सी चीज़ है ना, और हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन कंबस्टिबल गैस है, ऑक्सीजन कंबशन को सपोर्ट करेगा, तो भाई साहब ये डेंजरस काम हो गया। करेक्ट, क्योंकि अगर अगल बगल में गलती से भी कुछ भी फ्लेम वगैरह आ गई तो हो गया फिर सत्यानाश। तो इसीलिए हम लोग ऐसे डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर के मेथड से नहीं हाइड्रोजन को कलेक्ट करते। ठीक है, ये तो चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी अब। ओके, तो यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हो गई है कि भाई हम लोग ने पानी के ऊपर हाइड्रोजन को कैसे कलेक्ट कर लिया। क्लियर, बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर वगैरह वगैरह। एयर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से क्यों नहीं किया। पर अब दिक्कत इसमें भी है थोड़ी बहुत। क्यों? क्योंकि भले हाइड्रोजन को इतनी दिलचस्पी नहीं है पानी में, फिर भी हाइड्रोजन थोड़ा बहुत तो पानी में सोल्यूबल हो जाता है। ओके, तो जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पर जैसे अब मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई हाइड्रोजन जो है वाटर वेपर जो ऊपर रहेंगे पानी के यहाँ पर, उसको पकड़ लेगा। ओके, तो थोड़ा अब इसको हम लोग कहते हैं मॉइस्चर ही, राइट, वाटर वेपर को। तो ये हो जाएगा मॉइस्ट वाला हाइड्रोजन हमारा। ओके, क्योंकि वाटर वेपर को पकड़ रहा है ना यहाँ पर ऊपर, तो ये मॉइस्ट वाला हाइड्रोजन होगा। पर हमें अगर ड्राई हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि हमें तो दिलचस्पी है भाई हाइड्रोजन में, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं फिर? तो हम लोग, जैसे हम लोग ने पानी के ऊपर हाइड्रोजन को कलेक्ट किया, वैसे हम लोग मर्क्यूरी के ऊपर हाइड्रोजन को कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब इससे क्या होगा? जैसे कि पानी के ऊपर करने से यहाँ पर जो वाटर वेपर में पानी, मतलब वाटर वेपर में हाइड्रोजन घुल रहा था, पर वैसे इसके केस में नहीं होगा। जब हम लोग मर्क्यूरी के ऊपर हाइड्रोजन को कलेक्ट करेंगे, तो मर्क्यूरी तो बेचारा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता नहीं है। ठीक है, तो हमारा हाइड्रोजन वैसे के वैसे अच्छा खासा मस्त एकदम रह जाएगा। तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन कैसे मिलेगा? ड्राई वाला हाइड्रोजन मिलेगा, क्योंकि कुछ रिएक्शन है नहीं मर्क्यूरी की हमारे हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हो रहा था, हमारा हाइड्रोजन मॉइस्ट हो रहा था, पर मर्क्यूरी के ऊपर हमारा हाइड्रोजन, हमारा सिर्फ हाइड्रोजन ही रहेगा, उसमें मॉइस्चर नहीं आएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे सिर्फ हाइड्रोजन को ही ड्राई हाइड्रोजन, राइट। तो इस तरह से हमें ड्राई हाइड्रोजन भी हम लोग पा सकते हैं। ओके, कैसे? मर्क्यूरी के ऊपर हाइड्रोजन को कलेक्ट करके। अब जो चीज़ें हम लोग को नहीं करनी है वो भी समझनी है, बस यहाँ तक का ज्ञान लेके छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर प्रिकॉशंस को ध्यान में नहीं रखेंगे तो पक्का उल्टा पुल्टा करेंगे। क्योंकि साइंस के एक्सपेरिमेंट्स में अगर आप लोग आधी अधूरी जानकारी लोगे और करने जाओगे चीज़ों को, तो शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए हमेशा याद रखना, कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले उस एक्सपेरिमेंट को पहले अच्छे से समझना चाहिए, और कौन सी चीज़ें करनी है वो समझने के बाद कौन सी चीज़ें नहीं करनी है वो भी समझना है। अब कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, कौन सी चीज़ों के बारे में प्रिकॉशन लेना है, वो सिंपल सी है, मैंने पहले बता दी। फिर से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है अवॉइड लीकेज अवॉइड करना है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस अगर लीक हो रहा होगा कहीं पर, ओके, तो वो तो कंबस्टिबल है, उसको आग लग सकती है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, या फिर हम लोग लीकेज तो अवॉइड करेंगे ही, पर फिर भी डबल सेफ्टी के लिए कहीं पर भी अपैरेटस के अगल बगल में, ओके, जहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन बना रहे वहाँ पर बर्निंग अवॉइड करेंगे। ओके, और लास्टली हम लोग कलेक्शन करेंगे गैस का। कभी शुरुआत का गैस हम लोग नहीं लेंगे, थोड़ा फॉर जो गैस आएगा स्टार्टिंग में, थोड़ा सा गैस जो आएगा उसको हम लोग छोड़ देंगे। ओके, बनते ही रिएक्शन होते ही जो हमारा डिलीवरी ट्यूब से गैस निकल रही है, तो वो प्योरली हाइड्रोजन गैस नहीं है, मैंने बताया था, क्योंकि उसके अंदर मतलब एयर भी मिक्सड हो सकता है, क्योंकि पहले से ही फ्लास्क में और डिलीवरी ट्यूब में कुछ एयर होगा, तो वो भी मिक्स होकर आएगा। इसीलिए हम लोग कलेक्शन नहीं करते शुरुआत में, जब तक हमारा जो एयर है पूरा का पूरा, जो फ्लास्क में से जो मतलब फ्लास्क में जो एयर था वो पूरा का पूरा निकल ना जाए।
क्लियर? नहीं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एंड अप करेंगे कलेक्टिंग इम्प्योर हाइड्रोजन, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ एयर मतलब ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा वगैरह वगैरह। ठीक है, अब और एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है, जिंक ही क्यों भाई साहब? ओके, जिंक के अलावा कोई दूसरा मेटल क्यों नहीं हम लोग यूज कर रहे लैब प्रिपरेशन में? अब रीजंस काफी इंटरेस्टिंग से। पोटेशियम और सोडियम हम लोग सबसे पहले पोटेशियम और सोडियम क्यों नहीं यूज कर रहे? क्योंकि ये भाई साहब ये एकदम रिएक्ट इतना एक्सप्लोजिवली करते हैं, खतरनाक वायलेंट रिएक्शन होते हैं, तो हम लोग भाई झेल नहीं पाएंगे इनके रिएक्शन को, इसलिए नहीं करते हम लोग। दूसरा है कैल्शियम और मैग्नीशियम, अब ये एक्सपेंसिव है तो जेब को होल हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग इनको भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि लैब में बनाना है ना हमें, तो हम लोग थोड़ा सा पैसों के बारे में सोचेंगे। ओके, अगर हम लोग को जो हाइड्रोजन बना रहे हैं हम लोग, वो अगर एक्सपेंसिव मेथड से होगा तो हम लोग नहीं बनाएंगे भाई साहब, क्योंकि ज़्यादा पैसा हम लोग खर्च नहीं करेंगे। अगर कम पैसों में काम हो रहा है तो इंसान कम पैसों में ही काम करता है, करेक्ट? वैसे ही फिर अब कम पैसों में जिंक से काम हो रहा है, इसीलिए हम लोग जिंक से काम करवा लें। तीसरा है एल्यूमिनियम का क्यों इस्तेमाल नहीं करते? क्योंकि एल्यूमिनियम को भाई बहुत ज़्यादा प्यार है ऑक्सीजन से, फिर वो ऑक्सीजन के साथ मिल के ऑक्साइड बना देता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, और इसकी वजह से ना जो रिएक्शन है एसिड के साथ एल्यूमिनियम का, वो इनफेक्टिव हो जाता है। ओके, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर तो ऑक्साइड का लेयर बन गया। अब देखो एल्यूमिनियम के ऊपर ऐसे ऑक्साइड का लेयर बन गया, तो एसिड के साथ का रिएक्शन इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। ओके, तो इसलिए हम लोग एल्यूमिनियम को भी चलो काट देते हैं, इसको भी नहीं यूज़ करेंगे। इसके अलावा लेड ले सकते हैं हम लोग, पर लेड में भी एक दिक्कत है। अब लेड क्या करता है, ये रिएक्ट तो करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। देखो कैसे करता है, लेड जो है हमारा करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ डाइल्यूट वाले, और डाइल्यूट वाले ही सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा। पर दिक्कत ये है कि नॉर्मल मेटल्स के जैसे ये भी लेड क्लोराइड, ओके देखो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन, ओके लेड क्लोराइड और हाइड्रोजन बना रहे हैं। ओके, यहाँ पर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट, लेड सल्फेट और हाइड्रोजन बना रहे हैं। ओके, सॉल्ट और हाइड्रोजन बना रहे हैं। पर दिक्कत ये है कि जब ये रिएक्शन होती है तो ये हमारा लेड है, तो जो भी लेड क्लोराइड बनेगा अगर हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, या फिर जो भी लेड सल्फेट बनेगा, ओके अगर हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ओके तो ये है लेड सल्फेट PbSO4, या फिर ये है लेड क्लोराइड PbCl2। तो ये बनेगा इस तरह से कि हमारा जो लेड है इसके ऊपर ये कोटिंग लगा देगा इसका। अब अगर ये लेड क्लोराइड और लेड सल्फेट जो बने हुए हैं रिएक्ट करने के बाद एसिड्स के साथ हमारे, ओके वो अगर कोट करे हमारे लेड को ही, तो लेड फर्दर रिएक्शन करेगा कैसे? क्योंकि वो तो अब बंद हो गया ना पिंजरे में, करेक्ट? तो इसीलिए आगे का रिएक्शन रुक जाता है। तो इसलिए हम लोग लेड को भी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि भाई ये तो भाई कुछ अलग ही नखरे कर रहे हैं। समझ में आ गए इसके नखरे? चलो फिर कॉपर, मर्क्यूरी और सिल्वर, अब इनको क्यों नहीं इस्तेमाल करते? तो वही बेसिक सा रीज़न है, आप खुद सोचोगे और आप बताओगे। ओके, तो पॉज करो, थोड़ा देर सोचो और फिर आप बताओ। ओके, आई होप आपने सोचा होगा, आपको आंसर भी मिल गया होगा मोस्टली। तो वही क्वेश्चन कि ये हमारा डाइल्यूट एसिड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड कौन से मेटल्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं? हाइड्रोजन के ऊपर वाले, और ध्यान से देखना फिर से वही चीज़, कॉपर, मर्क्यूरी और सिल्वर ये तो हाइड्रोजन के नीचे है, तो इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं करते हमारे डाइल्यूट एसिड्स के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन देने के लिए। क्लियर? बात समझ में आ गई? बिलो हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज, ये है इसका कारण। तो बच्चों इसी के साथ हम लोग आए हैं इस वीडियो के एंड पर। हम लोग ने हाइड्रोजन को बनाने की तमाम मेथड्स पढ़ ली है, सीख ली है। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके, पर बिल्कुल बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। ओके, बाकी आपको तो बताइए, लर्न ऑफ मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर के बचे हुए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहना, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।